आज के इस टॉपिक में हम अपने इस पॉलिटी के पूरे टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो इसलिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिएगा, दिल थाम लीजिएगा और आराम से कॉपी किताब लेकर बैठिएगा। अगर आप इसके नोट्स चाहते हैं तो नोट्स भी अभी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि कैसे आपको मिलेंगे। ठीक है, फिलहाल आप टॉपिक्स को ध्यान से समझेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको इतनी सारी चीजें समझा सकूं कि आपको दोबारा इस वीडियो को देखना ना पड़े। ठीक है, और नोट्स से आप रिवाइज कर पाएं। नोट्स कैसे मिलेंगे वो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हम संविधान की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि संविधान की जो संविधान सभा बनी, संविधान सभा बनने के बाद हमारे देश ने संविधान को अपनाया, उसके बाद क्या-क्या चेंजेस, क्या-क्या अनुच्छेद, क्या-क्या आपके मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ये सब चीज़ें किस तरीके से जोड़ी गई, कहाँ-कहाँ से इन्हें लिया गया, ठीक है? और किस तरीके से किसी राज्य में किसी भी आर्टिकल या किसी भी अनुच्छेद का प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीज़ आज आप समझने वाले हैं। ठीक है? बहुत आसान लैंग्वेज में, आसान तरीके से आपको समझाऊँगा। मैं हिंदी में भी बोलूँगा, इंग्लिश में भी, बहुत कम कोशिश करूँगा कि इंग्लिश ज़्यादा ना बोलूँ, लेकिन हिंदी संपूर्ण आपको मिलेगी। वो मेरे जो ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, यहाँ पर भी आपको हिंदी में ही मोस्टली आपको मेरे नोट्स दिखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूँ संविधान की, तो संविधान में सबसे पहले हम बात करते हैं विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान। देखिए, विश्व का सबसे पुराना अगर लिखित संविधान की हम बात करें, तो विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान है हमारा यूएसए का। आपको याद रखना है कि अगर विश्व में सबसे पुराना किसी का लिखित संविधान है, तो वो है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की अगर हम बात कर लें, तो यूएसए का अगर हम गठन की बात करें, तो यूएसए बना कैसे? तो याद रखना कि 13 राज्यों के समझौतों के बाद, और कौन से समझौता? फिलाडेल्फिया सम्मेलन। एक फिलाडेल्फिया सम्मेलन में इनका समझौता हुआ, जिसमें 13 राज्यों के हस्ताक्षर के बाद हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका बना। संयुक्त राज्य अमेरिका ने सबसे पहले लिखित संविधान को अपनाया। इसके संविधान की बात करें तो 7 पेजों का इसका संविधान है, और इसके संविधान को अपनाया गया है 21 जून 1787 में। ठीक है, हालांकि ना आपसे कभी ये पूछेगा कि अमेरिका का संविधान कब अपनाया गया, लेकिन एक भूमिका तय कर रहे हैं जिसके तहत हम अपने संविधान की ओर आएंगे। तो उससे पहले एक भूमिका, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वो आपको पता होने चाहिए कि विश्व का अगर सबसे पुराना लिखित संविधान आपको पता है तो अच्छी बात है। कि किसका है? वो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए का है। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान, सबसे जटिल संविधान, तो वो हमारे भारत का है। याद रखना, भारत का संविधान पूरे विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, सबसे जटिल संविधान है। ठीक है, भारत का। और भारत के संविधान को बनाने में जो चीजें हमने इस्तेमाल की हैं, हमने बहुत देशों के संविधानों को पढ़ा। उसके बाद अपने संविधान में जो जो चीज हमें अपनी जनता के आधार पर, अपने भारत की संरचना के आधार पर अंकित करनी पड़ी, वो चीजें हमने अंकित करी। उसके तहत हमारे भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। ठीक है, हमने बहुत कुछ पढ़ा है और उसके बाद इस संविधान को बनाया है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि पुराना लिखित संविधान अमेरिका का रहा है, और सबसे जटिल और सबसे लंबा संविधान भारत का है लिखित में। अगर आपसे यही मैं पूछ लूं कि ऐसा कौन सा देश है जिसका अलिखित संविधान है, तो आप याद रखना, ब्रिटेन आपका ऐसा देश है जिसका अलिखित संविधान है, यानी कि लिखा हुआ संविधान नहीं है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका। ठीक है, दूसरा सबसे पुराना संविधान फ्रांस का है, जिसने 1791 में संविधान को अपनाया। तीसरा सबसे पुराना संविधान नॉर्वे का है, जिसने 1814 में संविधान को अपनाया। और कनाडा की बात करें तो कनाडा का आपका जो संविधान अपनाया है वो 1867 1 जुलाई में अपनाया। और सबसे लेटेस्ट अगर बात करें, इस सबसे लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन अपनाने वाला देश, तो वो है हमारा नेपाल। 2015 में नेपाल ने अपने संविधान को अपनाया है। इससे पहले ये संविधान पे नहीं चलते थे। ठीक है, मोनार्की यहाँ पर चला करती थी, राजा रानियों के सिंहासन थे। उसके बाद 2015 में नेपाल ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा भारत की तरफ आ लेते हैं। ये तो एक भूमिका थी जो हम निभा रहे थे। ठीक है, हमने समझा कि भारत का सबसे पुराना लिखित संविधान, सॉरी, सब विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान अमेरिका का है, विश्व का सबसे जटिल संविधान भारत का है, विश्व का अलिखित संविधान ब्रिटेन का है, दूसरा फ्रांस का है, तीसरा नॉर्वे का है, चौथा कनाडा का है, और लेटेस्ट अपनाने वाला अब नेपाल है। अब हम भारत की तरफ आते हैं। देखो, भारत को ऐसा नहीं है कि भारत को संविधान की जो डिमांड थी वो केवल और केवल तभी उठी जब कांग्रेस सेशन करने लगी। नहीं, इससे पहले ही संविधान की डिमांड तो उठने लगी थी। लेकिन यह था कि उस वक्त डिमांड हल्की हुआ करती थी, इतनी भारी, मतलब उसकी डिमांड नहीं थी कि संविधान की इतनी जरूरत पड़े। जरूरतें जब ज्यादा बढ़ जाती हैं, तब
आपको चीज़ों की इम्पोर्टेंस समझने आने आने लगती है, महत्वता समझ आने लगती है। तो अगर हम भारत की बात करें तो 1895 में सबसे पहले संविधान सभा की अगर माँग उठी तो याद रखना स्वराज बिल से उठी थी। ये स्वराज बिल वही है जिसे बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा लाया गया था और 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी के स्वराज बिल में ही सबसे पहले संविधान सभा की माँग की बात हुई थी। ठीक है? उसके बाद महात्मा गांधी जी ने भी अपने पत्र के आधार पर जो हरिजन पत्र उनका था, अब देखो एक सवाल आपका यहाँ पर भी कंप्लीट हो गया कि हरिजन पत्र किसका था? तो महात्मा गांधी जी का था। ठीक है? तो 1922 में महात्मा गांधी जी ने भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा ये कथन कहा था और ये कथन उन्होंने हरिजन पत्र में कहा था अपने कि भारतीयों का जो संविधान है वो भारतीयों की इच्छाओं के अनुसार होगा। भाई जाहिर सी बात है, अगर भारत अपना संविधान चाहता है, भारतीय लोगों के लिए संविधान बना रहा है, तो जाहिर सी बात है तो फिर भारतीय लोगों की इच्छाओं के अनुसार वो संविधान होना चाहिए। ये कथन महात्मा गांधी जी ने कहा है। ठीक है? अगर बात करें 1924 में, 1922 के बाद स्वराज पार्टी जिसकी संस्थापक की अगर हम बात करें तो स्वराज पार्टी संस्थापक थे सी आर दास, चित्तरंजन दास और हमारे मोतीलाल नेहरू। इन दोनों ने स्वराज पार्टी का गठन किया था और स्वराज पार्टी में भी संविधान सभा की मांग की बात की गई थी, चर्चा की गई थी। 1934 में हमारे एक कम्युनिस्ट नेता थे जिनका नाम है एम एन रॉय। कम्युनिस्ट नेता या साम्यवादी नेता वो नेता होते हैं जिनका सरकार के लोगों में या सरकार के शासन में भरोसा नहीं होता। ठीक है? मतलब सरकार से रुष्ट व्यक्ति हो सकते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। तो ये साम्यवादी नेता थे एम एन रॉय। 1934 से 1934 में आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग करने वाले ये व्यक्ति थे। तो आपको मैंने चार चीजें बताई कि संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग स्वराज बिल से उठी 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। 1922 में गांधी जी ने हरिजन पत्र में कहा कि भारतीय का संविधान भारतीय लोगों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। 1924 में स्वराज पार्टी जिसके संस्थापक सी आर दास, मोतीलाल नेहरू थे, उन्होंने भी इसकी मांग की कि संविधान सभा होनी चाहिए। हालांकि मोतीलाल नेहरू जी तो फिर भी डोमिनियन स्टेटस तक भी वैलिड थे। कहते थे कि ठीक है डोमिनियन ही स्टेटस दे दो। पर जवाहरलाल नेहरू जी ने 1929 जो आपका सेशन हुआ था, लाहौर सेशन हुआ था, उस लाहौर सेशन में रावी नदी के किनारे उन्होंने ये घोषणा कर दी कि अब हम पूर्ण स्वराज ही लेकर रहेंगे। ठीक है? कंप्लीट इंडिपेंडेंस, टोटल इंडिपेंडेंस होगी। 1934 में साम्यवादी नेता एम एन रॉय के द्वारा आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई है। ठीक है? उसके बाद अगर हम अगली बात करें तो 1935 में, अब देखो कांग्रेस ने भी एंट्री मारी है। 1935 में आईएनसी संविधान सभा की आधिकारिक रूप से मांग कर उठती है। अब आईएनसी की मांग करना अपने आप में इसलिए बड़ी बात थी क्योंकि आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उस समय सबसे बड़ा संगठन बन के उभरा था। ठीक है? हालांकि अंग्रेजों ने इसको बनाया था अपने फायदे के लिए, लेकिन बाद में इसके ही द्वारा मतलब बहुत सारी चीजों में इसका बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं रही। ठीक है? जितनी भी मास मूवमेंट हमारे सक्सेसफुल हुए उसमें महत्वपूर्ण भूमिकाएं आईएनसी ने निभाई हैं। 1935 में संविधान सभा की आधिकारिक रूप से मांग करी और 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, हालांकि 1929 में इन्होंने तो पूर्ण संविधान की पहले ही घोषणा कर दी थी कि हम पूर्ण संविधान लेकर ही रहेंगे। ठीक है? और पंडित नेहरू ने 1938 में यह भी कह दिया कि भारतीयों का जो संविधान बनने वाली संविधान सभा बनेगी उसका चुनाव हुआ होगा, यानी कि उसकी डायरेक्ट वोटिंग होगी जिसे एडल्ट फ्रेंचाइजी कहते हैं। ठीक है? यानी कि मतदान के तहत उस संविधान सभा को चुना जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। जब संविधान सभा बनी तो इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू वो बनी थी। ठीक है? पर पंडित नेहरू ने 1938 में से एडल्ट फ्रेंचाइजी के रूप में चुनने के लिए बात कही थी और इस मांग को अगस्त ऑफर जो कि 1940 में आया था। ठीक है? 1940, ये अगस्त में आया था इसलिए इसे अगस्त ऑफर भी बोलते हैं। तो 1940 में आया ये ऑफर, अगस्त ऑफर। इसमें पहली बार इस मांग को मान भी लिया गया कि ठीक है संविधान सभा जो बनेगी उसमें एडल्ट फ्रेंचाइजी यानी कि डायरेक्ट वोटिंग के तहत संविधान सभा के मेंबरों का चुनाव किया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें संविधान सभा के गठन का स्वरूप, यानी कि जो इसका पहला स्वरूप बनकर आया कि संविधान सभा किस तरीके से होगी, क्या क्या उसकी हायरार्की होंगी, किस तरीके से संविधान सभा का गठन किया जाएगा, इसका पहला स्वरूप अगर आधिकारिक रूप से बना तो वो क्रिप्स मिशन में बना था 1942 में। बट आपको पता होना चाहिए कि क्रिप्स मिशन बुरी तरह फेल हो गया था इंडिया में। ठीक है? ये क्रिप्स मिशन जिस मांगों को साथ लेकर आया था वो मांगे यहाँ पर फेल हो गई थी। फिर उसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान आता है 1946 में, जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसके तहत भारतीय संविधान सभा का गठन होता है। कैबिनेट मिशन जब आता है 24 मार्च 1946 में, तो ये कहता है कि एक तो हम दो काम करेंगे। सबसे पहला काम, हम संविधान सभा का गठन करेंगे, भारतीय लोगों के लिए संविधान बनाएंगे, उनका प्रारूप तैयार करके देंगे, मतलब उनकी सहायता करेंगे संविधान सभा बनाने में। दूसरा, राजनीतिक भारत की संरचना और उसका स्वरूप भी निर्धारित करेंगे।
ठीक है, उसका राजनीतिक वर्गीकरण कैसा होना चाहिए, उसका स्वरूप कैसा होनी चाहिए और संरचना कैसी होनी चाहिए। तो अगर राजनीतिक स्वरूप की बात करें तो उन्होंने कहा कि भारत एक संघ होगा, भारत एक संघ होगा। अब ये संघ का मतलब समझ लीजिए, भारत एक संघ होगा यानी कि कहने का मतलब है इसमें जितनी भी ब्रिटिश भारत होंगे, यानी कि ब्रिटिश, जितने भी ब्रिटिश आपके एम्पायर उस समय बने हुए थे, ब्रिटिश लोगों का जिन जिन पर राज था वो, प्लस देसी रियासतें जो राजा महाराजाओं के अंतर्गत आती थी, और मुख्य आयुक्त प्रांत जहां पर गवर्नर हुआ करते थे, ये सारी चीजें भारत के अंदर होंगी, एक संघ के रूप में होंगी। संघ का कहने का मतलब होता है, संघ अगर मैं बोलूं तो संगठन से शब्द बना संघ, कहने का मतलब है कि सारी चीजें भारत के अंदर संगठित होंगी। अगर मैं आज की बात में कहूं तो कोई भी राज्य ये मतलब अपने आप को भारत से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि हम एक संघ है। ठीक है, राज्य भारत से टूट के नहीं अलग हो सकते, बल्कि राज्य भारत में अगर कोई एक्सटर्नल टेरिटरी है, हमारी टेरिटरी नहीं है, वो सीमा किसी और की है, तो हम दूसरों की ऑक्यूपाई कर सकते हैं, पर हमारे से कोई भी राज्य टूटकर अलग नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद पाकिस्तान की मांग को कैबिनेट मिशन ने भी ठुकरा दिया था, और कारण यही था कि कैबिनेट मिशन ने कहा था भी पाकिस्तान आप बनाना तो चाहते हो, लेकिन बनाने के पीछे बड़ी दिक्कतें ये हैं कि आप जिस सीमाओं को मांग रहे हो, जिस उत्तर पश्चिम सीमा को मांग रहे हो, वहां पर 38% तो हिंदू ही रहता है, और जिस पूर्व पाकिस्तान को आप बनाना चाहते हो वहां पर 42% हिंदू रहता है, तो ये तो उनके साथ जाती हो जाएगी, लेकिन उन्हें समझ तो आनी नहीं थी। ठीक है, फिर भी पाकिस्तान बना, और आज आप उसके हालात देख सकते हैं, क्योंकि अगर किसी धर्म के आधार पर किसी देश की संरचना होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर वो चीजें आपको बाद में आकर परेशान करने ही लगती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो यहाँ पर तीन समूह में इसको बांटा गया, समूह का, खा और गा। समूह का, खा, गा। समूह का में उन्होंने हिंदू मेजोरिटी के विधानमंडलों को डाला, जिसमें मद्रास डला, बंबई डला, ठीक है, उड़ीसा, मध्य एवं संयुक्त प्रांत और आपका बिहार। समूह का, समूह खा में उन्होंने मुस्लिम मेजोरिटी वाले इलाकों को डाला, जैसे पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। और गा वाले समूह में उन्होंने मुस्लिम मेजोरिटी के बंगाल और असम को डाला। ठीक है, बंगाल और असम को डाला। इसके बाद मुख्य आयुक्त की बात करें, यानी कि जिन्हें आप आज के समय में यूनियन टेरिटरी कहते हो, जहां गवर्नर होते हैं, तो इनको भी दो समूह में बांटा गया, समूह का और समूह खा। समूह का में डाला गया दिल्ली को, अजमेर को, यानी कि आज का अजमेर उस समय आपका मुख्य आयुक्त हुआ करता था, मारवाड़ और आपका कुर्ग। और समूह खा में डाला बलूचिस्तान, प्लस जितनी भी देसी रियासतें थी, देसी रियासतों का मतलब है जहां आपके राजा थे, ठीक है, अवध के राजा, है ना, इस तरीके से जितनी भी रियासतें चल रही थी, देसी रियासतें चल रही थी, उन सभी के आधार पर संविधान सभा का बंटवारा हुआ, और इस तरीके से 389 सीटों को बांटा गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देखो, उससे पहले की कैबिनेट मिशन प्लान में क्या चीजें हुई हैं, ये शायद आपसे ना पूछी जाए, लेकिन ये आपसे पूछा जा सकता है कि जब संविधान सभा का बंटवारा हुआ तो उस वक्त कितनी सीटें निर्धारित की गई। तो आपको याद रखना है, 389 सीटें उस समय सबसे पहली संविधान सभा के लिए निर्धारित की गई थी, जिसमें उन्होंने प्रपोर्शन जो दिया था वो ये दिया था कि 10 लाख लोगों पे एक सीट आवंटित होगी, यानी कि 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व होगा एक सीट के थ्रू। ठीक है, एक सीट पे जो बंदा खड़ा होगा एमपी या एमएलए के लिए, वो 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व यहां पर करेगा। तो इस तरीके से 389 सीटें यहां पर निकाली गई, जिसमें अगर धर्म के आधार पर बात करूं तो धर्म के आधार पर मुस्लिम, सिख और सामान्य में हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई, बौद्ध, इस तरीके से सीटों को आवंटित किया गया। और रियासतों की बात करूं तो रियासतों को 93 सीट्स दी गई, जहां पर मनोनीत और निर्वाचित दोनों होंगे। निर्वाचित बोले तो यानी कि इलेक्शन के थ्रू, और मनोनीत बोले तो यानी कि किसी के रेफरल के थ्रू। दोनों तरीके से यहां पर रियासतों से लोगों को संविधान सभा में लाया जाएगा। अगर धर्म के आधार पर बात करें तो धर्म के आधार पर जो बने वो मुस्लिम, सिख और सामान्य थे। यहां पर निर्वाचन होगा। अब निर्वाचन कितनी सीटों पर हो रहा है, अगर 93 सीटें 389 में से आप हटा दो तो कितनी सीटें आपकी बचती हैं। अब जितनी सीटें आपकी बच रही हैं दैट इज 296, एम आई राइट, 296 सीटें आपकी बचेंगी। अब ये जो 296 सीटें हैं, तो वास्तविकता में इलेक्शन जो हुआ था, डायरेक्ट वोटिंग जो हुई थी, वो तो सिर्फ इन्हीं पर हुई है 296 सीटों पर। ठीक है, क्योंकि 93 में तो मनोनीत भी हो सकते थे और निर्वाचित भी हो सकते थे, लेकिन इन 296 पर इलेक्शन ही करवाए गए। मुस्लिम सीट्स दी गई 78, 4 सिखों की सीट गई, 214 सामान्य सीट गई, जिस पर हिंदू भी थे, जैन भी थे, पारसी भी थे, ईसाई भी थे और बौद्ध थे, यानी कि मुस्लिम और सिखों को छोड़कर बाकी सब सामान्यों में गए। और इस तरीके से जब चुनाव के परिणाम आए तो आपको याद रखना है कि 389 सीट्स में से 296 पर जब इलेक्शन करवाया गया तो कांग्रेस ने एक तरफ की सरकार बना दी, यानी कि 208 सीटें उसने जीत ली। ठीक है भाई, अगर किसी को भी अपनी सरकार बनानी है तो आपको पता है मेजोरिटी में, यानी कि उसको मेजोरिटी की सरकार होनी चाहिए।
है ना, या टोटल जितनी सीटें हैं उसके 50% से एक सीट फालतू आ जाए तो भी वो अपनी बहुमत में सरकार बना लेगी। तो कांग्रेस ने 208 सीट्स पाकर यहाँ पर एक तरफ की सरकार बना ली। मुस्लिम लीग को इसमें 73 सीट्स मिली थी और बाकी अदर्स में ये 15 सीट मिली थी। अगर आप पढ़ना चाहते हैं धर्मों के आधार पर तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि हिंदू को 163, मुस्लिम को 80। हालांकि ये कोई डाटा आपके काम का भी नहीं है, आपको मेन बस याद रखना है 296 सीटों पर चुनाव हुए। इसमें से कांग्रेस ने जीत ली कितनी, 208 सीटों पे। मुस्लिम को 78 सीट दी गई थी, मुस्लिम लीग को, वो जीते 73 सीटों पे। ठीक है, यानी कि खुद के ही उनके पांच सीटों पे हार गए वो। और टोटल सीट्स की बात करें तो 389 सीट्स थी, जिसमें से 93 रियासतें थी जो मनोनीत भी थी और निर्वाचित भी थी। अब जनता ने नहीं चुने थे। अब दिक्कत यही थी कि प्रांतों में जो विधानसभा के जो ये चुनाव हुए, यानी कि जो चुनाव किए गए संविधान सभा बनाने के लिए, ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन हो गए। अप्रत्यक्ष निर्वाचन का यानी कि मतलब डायरेक्ट वोटिंग ना होके इनडायरेक्ट वोटिंग करवाई गई। जबकि ये वोटिंग कैसी होनी थी, इस वोटिंग के बारे में हमसे पहले ही जवाहरलाल नेहरू ने ये घोषणा की थी कि एडल्ट फ्रेंचाइजी के रूप में संविधान सभा का गठन करेंगे, प्रत्यक्ष निर्वाचन के रूप में, जबकि चुनाव हुए अप्रत्यक्ष निर्वाचन के रूप में। ठीक है, इनडायरेक्ट। और महिलाओं ने इसमें 15 सीटें जीती थी। महिलाओं ने इसमें 15 सीटें जीती थी। रियासतों की बात करें तो सबसे ज्यादा रियासतों में सीट जीती थी मैसूर ने। ठीक है, मैसूर ने 7 सीटों पर अपनी विजय प्राप्त की थी। मुस्लिम लीग को 25% से भी कम सीटें मिली थी टोटल सीट की, जिसकी वजह से जिन्ना ने संविधान सभा को मानने से इनकार ही कर दिया। यानी कि वो वाला चक्कर है कि आप मतलब होता है ना, वो गली का छोटा सा बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, आउट हो गया तो नहीं 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 मेरे को एक मौका और दो, फिर एक बार आउट हो गया, नहीं नहीं मेरे को एक मौका और दो। ये जिन्ना ऐसा ही था, मतलब इसको मौके दिए जाओ फिर भी इसकी कोई इज्जत नहीं थी। ठीक है, इसने क्या करा, 25% से भी कम सीटें मिली, जिसकी वजह से ने संविधान सभा को नकार दिया, ठुकरा दिया कि मैं नहीं जीता तो अब मैं नहीं मानूंगा, है ना। और इसने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे बना लिया। ठीक है, और यही एकमात्र वो व्यक्ति है जिसने आज एक देश का बिल्कुल बंटाधार कर दिया था। ठीक है, के बाद जब ये संविधान सभा बन गई, भैया देखो चुनाव तो हो चुके हैं, भले ही प्रत्यक्ष हुए या अप्रत्यक्ष हुए, मतलब प्रत्यक्ष भले ही ना हुए, अप्रत्यक्ष तो हुए। अब जिसे मानना है माने, नहीं मानना मत माने, लेकिन चुनाव तो हो गए। 208 सीटों पे कांग्रेस तो आ गई, और कांग्रेस आ गई। अब लॉर्ड वेवेल घोषणा कर देते हैं 20 नवंबर 1946 में कि संविधान सभा के सभी जीते हुए मेंबर्स को आमंत्रण दे देते हैं, और आमंत्रण दे देते हैं कि संविधान सभा की घोषणा करने के लिए कि आओ दिल्ली संसद में बैठेंगे। ठीक है, मतलब संविधान सभा को यह आदेश दे दिया गया या घोषणा कर दी गई कि संविधान सभा दिल्ली संसद आए 9 दिसंबर 1946 में। तो संविधान सभा की सबसे पहली बैठक, देखो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, संविधान सभा की सबसे पहली बैठक कब हुई है, तो 9 दिसंबर 1946 में हुई है। कहां हुई है, तो याद रखना दिल्ली में हुई है। ठीक है, संविधान सभा के गठन की घोषणा किसने करी है, तो उस वक्त के तत्कालीन वाइसरॉय जिनका नाम वेवेल था, उनके द्वारा यह घोषणा की गई है। अच्छा, सीटें कितनी हुई थी, तो आपको पता है 296 सीटें थी, जिसपे 208 सीटों में तो अकेली कांग्रेस आई थी जीत का। ठीक है, और जब ये 9 दिसंबर 1946 में पहली संविधान सभा की बैठक करवाई जाती है तो केवल 211 लोग यहाँ पर शामिल हो, केवल 211 लोग। यानी कि भाई अब आप खुद लगा लो कि मुस्लिम लीग ने इसका समर्थन नहीं दिया था। ठीक है, और रियासतों ने भी मना कर दिया था, रियासतों ने भी इसको नहीं करा। उस समय रियासतें भी बिल्कुल अपने चरम सीमाओं पर थी, है ना। तो मुस्लिम लीग ने भी शामिल नहीं हुई, रियासतें भी शामिल नहीं हुई। तो इस तरीके से 211 लोगों की पहली बैठक हुई। और इस पहली बैठक में उस समय जब ये पहली बैठक हो रही थी, सब कुछ इतना जल्दबाजी में हो रहा था, तो उस समय परमानेंट मेंबर तो हमारे पास था नहीं जो अध्यक्षता करेगा इस संविधान सभा की। तो उस वक्त एक दिन के लिए टेम्पररी अध्यक्ष बनाए गए, अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। केवल उस 9 दिसंबर 1946 की जो पहली संविधान की बैठक हुई, उसके लिए अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को। पहली बैठक में कितने लोग शामिल हुए हैं, तो 211 लोग शामिल हुए हैं। किसने अस्थायी अध्यक्षता करी है, तो वो करी है सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी बैठक जस्ट 11 दिसंबर 1946 में होती है। अब स्थायी अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इनके बारे में आप ये भी जानते हैं, ये हमारे भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति भी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो स्थायी अध्यक्ष के रूप में आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष बनते हैं संविधान सभा के एच सी मुखर्जी, जिन्हें हरेंद्र कुमार मुखर्जी के नाम से जाना जाता था, और राय बहादुर सर वेंकटमचारी वीटी कृष्णमचारी। ठीक है, ये दो उपाध्यक्ष उसमें चुने जाते हैं। संवैधानिक सलाहकार की बात करें, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर जो है, वो हमारे BN राव हैं, जो जिनका नाम क्या था, इनका नाम पूरा था बंगाल नरसिंह राव।
ठीक है, तो BN राव बनते हैं संवैधानिक सलाहकार। उसके बाद तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 में। अब ध्यान क्रमशः सारी चीजों को पढ़ते चलें कि 9 दिसंबर 1946 में पहली बैठक हो रही है। 211 लोग बैठ चुके हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी अस्थायी अध्यक्ष बन गए हैं। 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हो रही है। स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। उपाध्यक्ष SC मुखर्जी और VT कृष्णचारी बन गए हैं और संवैधानिक सलाहकार हमारे BN राव जी बन गए हैं। फिर 13 दिसंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है क्योंकि इस दिन कुछ ऐसा होगा जो आपके संविधान में एक नया अध्याय जोड़ देगा। तो 13 दिसंबर 1946 जिस दिन ये तीसरी बैठक होती है, पंडित नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ले आते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है? यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाद में हमारे संविधान में प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बनकर जुड़ेगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास होता है, मतलब 13 दिसंबर में पंडित नेहरू जी के द्वारा लाया जाता है, जो 22 जनवरी 1947 को अपनाया जाता है। 13 दिसंबर 1946 में पंडित नेहरू लेकर आए हैं और 22 जनवरी 1947 में इसे अपना लिया गया है और इसी के आधार पर हमारे संविधान में जोड़ा गया है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल जैसे आपने देखा हो किसी भी बुक के, अगर आप चैप्टर्स, मतलब आप देखना चाहते हो कि इस बुक के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड है, तो उसके लिए आप क्या देखते हो? बुक का सबसे पहले इंडेक्स देखते हो। ये तो देखते हो कि इंडेक्स पे जो जो चैप्टर्स अवेलेबल होंगे वो सारी चीजें आपको पहली नॉलेज दे देते हैं कि इस किताब में ये चैप्टर है, ये चैप्टर है, ये चैप्टर है। सेम प्रीएम्बल भी यही था। प्रीएम्बल इंडेक्स के रूप में काम कर रहा था हमारे संविधान के लिए। ठीक है, तो ये हमारे संविधान का एक इंडेक्स था। ठीक है, जो हमें बता रहा था कि संविधान में ये चीजें हमने इसमें लिखी हुई है। ठीक है, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट बैठकें थी। उसके बाद अब स्वतंत्रता अधिनियम, इंडियन इंडिपेंडेंस 1947 के एक्ट के बाद क्या परिवर्तन आते हैं? भाई जो पहले आपकी 389 सीट्स थी, अब 1947 बंटवारे होने के बाद ये सीटें घटकर रह जाती हैं आपकी 299। कितनी रह जाती हैं? 299, जिसमें से प्रांतों पर सीट आती है 229 और रियासतों पर आती है 70 सीटें। ठीक है, फिर यहां पर यह घोषणा होती है कि जो संविधान सभा है वही अंतरिम संसद के रूप में कार्य करेगी जब तक चुनाव नहीं हो जाते। और कैसे चुनाव? प्रत्यक्ष चुनाव नहीं हो जाते। ठीक है, जब तक यही जो संविधान सभा चल रही है यही अंतरिम संसद के रूप में काम करती रहेगी। तो आप ये भी कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत की अगर पहली संसद करें तो यही आपकी जो संविधान सभा थी यही आपकी स्वतंत्र भारत की पहली संसद के रूप में कार्य करती रही। यही प्रथम विधायिका के रूप में कार्य करती रही और कब तक करती रही? जब तक आपके हमारे इस कंट्री में चुनाव नहीं हो गए। ठीक है, जब जब संविधान सभा बैठती थी तब तब अध्यक्षता तो करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जब जब हमारी अंतरिम संसद बैठती थी तब तब अध्यक्षता करते थे जीवी मावलंकर जी। ऐसा क्यों हो रहा है? यही संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में काम कर रही है, बस अध्यक्ष चेंज हो जाते थे। संविधान सभा है तो चलो डॉक्टर प्रसाद जी अध्यक्षता करेंगे, अंतरिम संसद है चलो तो जीवी मावलंकर जी अध्यक्षता करेंगे। स्पीकर होते हैं ना संसद में, उस तरीके से। ठीक है, और इन्होंने कब तक, तो हमारी ये जो संविधान सभा है अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती है 17 अप्रैल 1952 तक। याद रखना 17 अप्रैल 1952 तक। ठीक है, और इसके बाद आपसे पूछा भी जाता है, देखो कौन सी तारीख को अंतरिम संसद का अस्तित्व समाप्त हो गया, तो 17 अप्रैल 1952 में। क्यों? क्योंकि पहली लोकसभा का गठन हमारा 17 अप्रैल 1952। सबसे इंपॉर्टेंट आपसे पूछेगा कि हमारे देश में पहला लोकसभा का चुनाव कब हुआ, तो पहले लोकसभा का चुनाव आपका 17 अप्रैल 1952 में हुआ है। अब इसी से आप अंदाजा लगा लो कि हर 5 साल में आपका लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो इस समय कौन सी लोकसभा कार्य कर रही है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन सी लोकसभा इस समय आपकी कार्य कर रही है और कौन सी भी लोकसभा के लिए अब आपके चुनाव होने वाले हैं 2024 में। ठीक है, उसी के बाद आप मुझे बताना कि राज्यसभा, जो राज्यसभा है वो आपकी कौन सी चल रही है। ठीक है, कौन से नंबर की राज्यसभा की इस समय अवधि चल रही है। बात करें राष्ट्रीय मंडल की जो सदस्यता है, मतलब हमने जो राष्ट्र मंडल मंडल की सदस्यता अपनाई है वो एक संविधान सभा के रूप में अपनाई है। ठीक है, 17 अप्रैल 1952 तक अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया है। उसके बाद हमारे पास चुनाव हो गए। अच्छा, ये जो तारीख है ना 24 जनवरी 1950, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। कल ही थी 24 जनवरी। 24 जनवरी 1950 में आप कुछ याद रखो ना रखो, एक चीज जरूर याद रखना कि हमारा उत्तर प्रदेश इसी दिन बना है। इससे पहले इसे संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। 24 जनवरी 1950 में ही यह उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाने लगा। और हमारे राज्य का पुनर्गठन भी कब हुआ है? हमारे राज्य का पुनर्गठन आपका हुआ है 1956 में। ठीक है, 1956 में। और आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कब बना, तो 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड बना था 2000 में, 1 नवंबर 2000 में। ठीक है, तारीख आगे पीछे हो सकती है पर नवंबर 2000 पक्का है। 24 जनवरी 1950 की अगर हम बात करें तो 24 जनवरी 1950 में हमने अपने देश का राष्ट्रीय गीत अपनाया, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम आपका क्या है राष्ट्रीय गीत? आप मुझे बताइए सभी, राष्ट्रीय गीत कौन सा है?
ठीक है। और ये हमने बंकिम चंद्र चटर्जी के एक उपन्यास लिखे गए आनंद मठ से उठाया है राष्ट्रीय गीत। ठीक है। राष्ट्रगान की बात करें तो राष्ट्रगान भी हमने 24 जनवरी 1950 में, ठीक है, जो गीतांजलि पुस्तक जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की लिखी हुई थी उसके तहत हमने ये लिया है। और आपसे मैं एक चीज और बता दूं, जो डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर थे इन्होंने बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा है। ठीक है, बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा है। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी जो प्रथम भारत के राष्ट्रपति बनते हैं वो 24 जनवरी 1950 में ही बनते हैं। ठीक है। और 1952 में, अब देखो 1950 में वो राष्ट्रपति बन गए हैं, यानी कि 1950 से 1952 जब तक चुनाव नहीं हुए, जब तक वो कैसे हैं, वो अप्रत्यक्ष चुनाव के कारण बने हुए राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं। मतलब वो अंतरिम संसद के साथ बनकर राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं। और जब चुनाव होते हैं देश में 17 अप्रैल 1952, तब उनके चुनाव हुआ और तब वो फिर बनते हैं प्रत्यक्ष रूप से आकर, ठीक है, राष्ट्रपति के रूप में। हालांकि राष्ट्रपति का चुनाव कभी प्रत्यक्ष नहीं होता, क्योंकि लोग उसे नहीं चुनते, हमारे लोगों के द्वारा चुने गए लोगों के द्वारा चुनाव होता है राष्ट्रपति का। वो मैं आगे बताऊंगा कि राष्ट्रपति के चुनने की प्रणाली क्या होती है, कैसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू हम राष्ट्रपति को चुनते हैं। ठीक है। फिलहाल मैं आपको ये समझाने के लिए बता रहा हूँ कि राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। ठीक है, वरना राष्ट्रपति का कोई चुनाव नहीं होता, राष्ट्रपति का चुनाव ही नहीं होता। राष्ट्रपति का चुनाव मतलब चुनाव तो आप उसे बोलोगे जिसमें पब्लिक हिस्सा लेगी। ठीक है, राष्ट्रपति को तो हम अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, और हम जिसे चुनते हैं ना वो राष्ट्रपति, मतलब जो भी मेजोरिटी में बनेगी सरकार वो राष्ट्रपति का चुनाव करेगी। ठीक है। जैसे अभी इस वक्त की मैं बात करूं तो द्रौपदी मुर्मू जी हमारी इस वक्त राष्ट्रपति हैं। 22 जुलाई 1947, ये तारीख याद रख लीजिएगा, इस दिन हमने अपने देश के झंडे को अपनाया, 22 जुलाई 1947। ठीक है। अब हम आते हैं संविधान निर्माण की ओर। ठीक है। अब संविधान का जब निर्माण करने की बारी आई तो संविधान निर्माण करने के लिए कुछ समितियां बनाई गई, कुछ कमेटीज बनाई गई। ठीक है। अब ये कमेटी कौन कौन सी थी, अब इस पर नजर डाल लेते हैं। जब हम समितियों की बात करते हैं तो जितनी भी कार्य विषय संबंधी बनाई गई थी, और एक प्रक्रिया, प्रक्रिया का मतलब है जो प्रोसेस करेगी, जो बताएगी कि किस तरीके से इसकी प्रक्रिया होनी है इस कार्य को करवाने की। ठीक है। तो जितनी भी आपकी संघ की समितियां थी, आप इसको याद भी रखना, चाहे वो संघ शक्ति समिति हो, संघीय संविधान समिति हो, या राज्यों से समझौता करने वाली समिति हो, जितनी भी महत्वपूर्ण समितियां थी, संघ की समितियां थी, समझौते की समितियां थी, उनकी अध्यक्षता करी है किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और जब हम प्रोसेस की बात करते हैं तो प्रक्रिया समिति हो या संचालन समिति हो, ये दोनों समितियां किसके द्वारा है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा है। प्रक्रिया समिति और संचालन समिति, किस तरीके से संचालन होगा, किस तरीके से उसकी प्रक्रिया होगी, ये दोनों समितियों की अध्यक्षता है राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। इसके बाद अगली समिति आती है, एक होती है हमारी मौलिक अधिकार की समिति, ठीक है, वो भी उप समिति। एक होती है झंडा समिति और एक होती है अल्पसंख्यक समिति। इन तीनों समितियों में जो आपकी अध्यक्षता कर रहे थे वो कर रहे थे श्री सरदार पटेल। इन्हें हमारे देश का आयरन मैन भी माना जाता है। ठीक है, यानी कि ही वॉज द आयरन मैन। और सरदार पटेल एकमात्र वो व्यक्ति हैं जिन्होंने उस समय 552 रियासतें भारत में मिला दी थी। ठीक है, मतलब इसलिए इनको आयरन मैन के उपाधि दी गई है सरदार पटेल जी को। ठीक है, तो मौलिक अधिकार की समिति हो या फिर झंडे की समिति हो या अल्पसंख्यकों की समिति हो, इनके लिए अध्यक्षता किसने करी है, सरदार पटेल जी ने। अब इसमें भी अगर उप समितियों की बात करें तो झंडा समिति की उप सभापति, मतलब अगर आप उप समिति की बात करें, एक तो होती है समिति, बड़ी समिति, एक उसके नीचे जो सब कमेटी होती है, तो झंडा समिति की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने अध्यक्षता करी है उप समिति की। ठीक है, मौलिक अधिकार की उप समिति किसने करी है, तो ये जेबी कृपलानी जी ने। और अल्पसंख्यक उप समिति एच सी मुखर्जी के द्वारा। और प्रांतीय अधिकार समिति, देखो ये इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी बोला था कि 552 रियासतों को मिलाया है सरदार पटेल जी ने भारत में, तो प्रांत के अधिकार की समिति की अध्यक्षता सरदार पटेल जी ने ही करी है। ठीक है, किसने करी है, सरदार पटेल जी ने ही इसकी अध्यक्षता करी है। इसके बाद अगले की बात करते हैं तो पहले संविधान का जो रूप है, हमारे पहले संविधान का रूप या प्रारूप अगर हम बात करें, डॉक्टर बी एन राव जी सलाहकार के रूप में थे। आपको पहले ही बता चुका हूं कि ही वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे डॉक्टर बी एन राव। और पहले संविधान का प्रारूप बनकर तैयार होता है, और इस पहले प्रारूप में कितने आर्टिकल 233 रखे जाते हैं, कितने, याद रखना, मूल संविधान यानी कि जब पहला संविधान का प्रारूप बनके तैयार हुआ, जब संविधान का पहला प्रारूप बनके तैयार हुआ तो 233 अनुच्छेद वहां पर रखे गए। फिर इस पर विचार विमर्श करने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई।
ठीक है। अब ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि ये प्रारूप समिति थी, इसका काम क्या था? इसका उस संविधान पर विचार विमर्श करने का काम था, संविधान में चीजों को जोड़ने और हटाने का काम था। ठीक है। और इस समिति की अध्यक्षता करी है किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस संविधान की जो सभा की जो प्रारूप समिति है, ड्राफ्टिंग कमेटी है, इसकी अध्यक्षता करी है। बहुत इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी कब आपकी बनती है? तो याद रखना, ड्राफ्टिंग कमेटी बनती है 29 अगस्त 1947 में। कब बनती है? 29 अगस्त 1947 में। तो आपको याद रखना है कि प्रारूप समिति जो बनकर तैयार होती है वो 29 अगस्त 1947 में इसको गठित किया जाता है और 30 अगस्त में ही इसकी पहली बैठक हो जाती है। ठीक है, मतलब जस्ट अगले ही दिन इसकी पहली बैठक हो जाती है। सदस्य होते हैं 7, अध्यक्षता करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी। और दूसरे इसके मेंबर होते हैं कृष्णा स्वामी अय्यर। तीसरे मेंबर होते हैं एन गोपाल स्वामी अयंगर। चौथे मेंबर होते हैं डॉक्टर के एम मुंशी जी। पांचवें मेंबर होते हैं सैयद मोहम्मद सदाउल्ला जी। छठे मेंबर होते हैं बी एल मिट्टर जी। परंतु किसी स्वास्थ्य कारण संबंधी परेशानियों के कारण ये अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं और बी एल मिट्टर जी के दूसरी जगह पर कौन आते हैं? एन माधव राव। बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे पूछेगा कि इनमें से निम्नलिखित रूप में से कौन वो व्यक्ति है जिसने स्वास्थ्य के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो याद रखना, बी एल मिट्टर जी ने अपने स्वास्थ्य खराब हेतु चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह ली एन माधव राव जी ने। सेम ऐसी अगर हम डीपी खेतान जी की बात करें तो डीपी खेतान जी जिनकी मृत्यु हो गई थी और इनकी जगह ली थी किसने? टीटी कृष्णमचारी जी ने। किसने? टीटी कृष्णमचारी। देखो, टीटी कृष्णमचारी और वीटी कृष्णमचारी, दो शब्द बताएं। वीटी कृष्णमचारी कौन है? वो उपाध्यक्ष है संविधान सभा के। ठीक है, एच सी मुखर्जी और संविधान सभा के एच सी मुखर्जी और वीटी कृष्णमचारी दोनों उपाध्यक्ष हैं। और यहाँ टीटी कृष्णमचारी हैं जो किसके हैं? प्रारूप समिति के सदस्य हैं। अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? वो इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर अंबेडकर जी। अब बात करें डॉक्टर अंबेडकर जी की, तो 1946 में पूर्वी बंगाल से ये चुने गए थे। लेकिन स्वतंत्रता के बाद ये जो पूर्वी बंगाल था ये बंबई प्रांत में चला गया। ठीक है, जो पूरब का बंगाल था ये बंबई प्रांत में चला गया, तो बंबई प्रांत की पूना सीट इनको मिलती है। ये पूना सीट इनको दी जाती है। एम आर जयकर को यहां से इस्तीफा दिलवा दिया जाता है और उनकी जगह अंबेडकर जी को ये सीट दे दी जाती है। तो पूना सीट से आपके अंबेडकर जी थे। ठीक है, और इन्होंने ही प्रारूप समिति की अध्यक्षता करी है। 7 मेंबरों के द्वारा की गई है, जिसमें एक ने इस्तीफा दिया, बी एल मिट्टर जी ने, और डीपी खेतान जी की मृत्यु हो गई, जिनकी जगह टीटी कृष्णमचारी जी है। ठीक है, अब आते हैं ड्राफ्ट यानी कि प्रारूप। देखो, प्रारूप की मैंने इंग्लिश भी ऊपर लिख रखी है अपने लिए, सहूलियत के लिए मैंने लिखी हुई है। ठीक है, संविधान का अगर पहला प्रारूप की बात करूं, अब ड्राफ्टिंग कमेटी बताओ जल्दी से, ड्राफ्टिंग कमेटी तब कब बनी है? मैंने अभी आपको बताई कि 29 अगस्त 1947, डेट याद रखना। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 में बनती है और पहली बैठक इनकी कब होती है? तो अगले ही दिन हो जाती है, 30 अगस्त 1947 में। ठीक है, तो बताओ पहला प्रारूप। अब प्रारूप यहां पर चलेंगे इस तरीके से। प्रारूप समिति ने, अगर मैं आपको बताऊं, प्रारूप आपसे पूछेगा तो नहीं कि कब प्रारूप पहला आया कब दूसरा आया, तो वो तो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है कि प्रारूप समिति ने कुल कितनी बैठकें करी हैं। तो याद रखना, ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी है ना, इन्होंने जब संविधान सभा पे विचार विमर्श किए तो उसके लिए 141 बैठकें की हैं। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा कि प्रारूप समिति ने कुल कितनी बैठकें की हैं, तो याद रखना 141 बैठकें की गई हैं संविधान पर चर्चा के लिए, विचार के लिए और विमर्श के लिए। ठीक है, इसके बाद संविधान सभा में प्रारूप पर, अब जब प्रारूप हो गया, 141 बैठकें हो गई, अब उसके बाद क्या होगी? अब उनकी रीडिंग्स होंगी। तो यहां पर भी आपको याद रखना है कि यहां पर कितनी रीडिंग्स हुई हैं। तो देखिए, पहली रीडिंग होती है जो 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक चलती है। ठीक है, दूसरी रीडिंग 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक चलती है। और तीसरी रीडिंग 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक चलती है। और ये 26 नवंबर 1949 बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण दिन क्यों है? क्योंकि यही वो दिन है जिस दिन हमारा संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाता है, परंतु लागू नहीं होता। अब इसके पीछे भी एक विशेष चर्चा है, ये लागू क्यों नहीं होता? 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से लागू नहीं होता, आंशिक रूप से लागू कर दिया जाता है। ठीक है, कुछ भाग लागू होते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से अगर संविधान की बात करें तो 26 जनवरी 1950 में 26 जनवरी 1950 में जवाहरलाल नेहरू जी ने घोषणा की थी पूर्ण स्वराज की।
ठीक है, पूर्ण डोमिनियन स्टेटस की, पूर्ण तरीके से भारत पर अपना अधिकार प्राप्त करने की। तो इसलिए 26 जनवरी 1950 को ही, मतलब 26 जनवरी के दिन को ही चुना जाता है। तो इसी वजह से 26 नवंबर 1949 में संविधान लागू ना करके 26 जनवरी 1950 में इसको पूर्ण रूप से लागू किया जाता है। पर याद रखना, आंशिक रूप से तो ये 26 नवंबर 1949 में ही लागू कर दिया गया था। कितने लोगों के साइन हुए हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 284 लोगों के साइन है संविधान पर। जो संविधान सभा ने संविधान बनकर तैयार हुआ उसमें कितने लोगों के हस्ताक्षर है तो याद रखना 284 लोगों के हस्ताक्षर है। ठीक है, 284 लोगों ने साइन किए हैं इस पर। और आंशिक रूप से मैं बता ही रहा हूँ कि आंशिक रूप से ये लागू हो गया था, ये अनुच्छेद इसमें लागू हो गए थे। ठीक है, लेकिन आपसे ये भी नहीं पूछेगा कौन सा अनुच्छेद लागू हो गया था, कौन सा नहीं हुआ था। क्योंकि क्योंकि जब ये संविधान बनकर तैयार हुआ था तब आपके अनुच्छेद जो थे ना वो 395 के समथिंग हुआ करते थे। ठीक है, संविधान की अगर अंतिम बैठक है, ये इंपॉर्टेंट है, संविधान की अंतिम बैठक कब हुई है तो मैं आपको बता चुका हूं कि जो संविधान सभा थी वही अंतरिम संसद के रूप में कार्य कर रही थी। ठीक है, तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक होती है वो 24 जनवरी 1950 में होती है। यही वो अंतिम बैठक होती है जब ये फैसला होता है कि 26 जनवरी 1950 संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया। संविधान सभा के कुल कितने सेशंस हुए हैं तो ये भी याद रखना है कि संविधान सभा के कुल 11 सेशन हुए हैं, और अगर आप अंतिम बैठक को भी जोड़ दो तो 12 सेशन हुए हैं। ठीक है, जो अंतिम बैठक हुई है अगर इसे भी जोड़ दोगे तो 12 सेशन हुए हैं, अन्यथा इससे पहले तो 11 सेशन कंप्लीट। तो मैंने आपको बता दिया प्रारूप समिति की कितनी बैठकें हुई हैं, 141 बैठकें हुई हैं। प्रारूप समिति की रीडिंग्स कितनी हुई हैं, 3 रीडिंग्स हुई हैं। संविधान सभा के कुल कितने सेशन हुए हैं तो 11 सेशन हुए हैं। और आपको पता है संविधान सभा का पहला सेशन कब स्टार्ट हुआ है तो 9 दिसंबर 1946 में पहला सेशन स्टार्ट हुआ है। संविधान सभा कहाँ पहला सेशन इसका हुआ है तो दिल्ली संसद रूप में हुआ है। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर अब कल का दिन आप सभी जानते हैं। ठीक है, मैं आज 25 जनवरी में इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो कल 26 जनवरी हमारा संवैधानिक दिवस है। और इस संवैधानिक दिवस को पहली बार भारत सरकार ने जो शुरू किया है वो 26 जनवरी 2015 से ही किया है, यानी कि भाजपा ने इसको संवैधानिक दिवस के रूप में मनाना स्टार्ट किया है। ठीक है, इससे पहले हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल डे इसको बोलते थे, अब संवैधानिक दिवस के रूप में इसको 26 जनवरी 2015 से मनाना स्टार्ट किया गया है। संविधान बनने की अवधि बड़ी इंपॉर्टेंट है, संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ। ठीक है, अब ऐसे ही तो थोड़ी कह रहे हैं कि हम हमारा सबसे जटिल और सबसे लंबा संविधान है, क्योंकि हमने ना जाने कितने देशों के संविधान को बिल्कुल कंठस्थ पढ़ा है, उसको मतलब पानी के घूंट की तरह पीते चले गए हैं, तब जाके अपनी संविधान को इतने सुंदर रूप और इतना सुंदर आकार दिया है। ठीक है, तो इसलिए अवधि तो लगने को बहुत समय लग सकता था, परंतु हमारे कौशल और हमारे जो सबसे अच्छे मतलब कैंडिडेट थे उन्होंने बहुत कम समय में इतने जटिल और इतने लंबे संविधान को कम से कम समय में तैयार कर दिया। मात्र 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हो गया। जबकि इस संविधान को संविधान सभा तक लाने में अब आप लगा लो हमें कितने साल लगे, यानी कि 1946 से संविधान सभा स्टार्ट हुई है बननी। ठीक है, और 1600 से अंग्रेजों ने आना स्टार्ट कर दिया। तो सोचो इतने साल तो हम सिर्फ अपनी संविधान सभा के लिए लड़ते रहे, लेकिन जब संविधान सभा बनी तो मात्र उसके 2 साल 11 दिन और 11 महीने और 18 दिन में अपने अपने देश के लिए संविधान बनाकर तैयार कर दिया, और अंग्रेजों को यह दिखा दिया कि अगर भारतीय अपनी महत्वाकांक्षाओं को पहचान ले, भारतीय अगर अपनी इच्छा अपनी ताकत को पहचान ले तो वो पूरे विश्व की ताकतों पे भारी पड़ सकता है ना। तो हमने 2 साल 11 महीने 18 दिन जिसमें हमने ना जाने विभिन्न देशों के संविधानों को पढ़ा। ठीक है, उनसे अच्छी अच्छी चीजों को अंगत किया अपने संविधान में, अपने संविधान को अपने देश के आधार पर उसको संरचना दी, उसको उसी तरीके से ढाला, तब जाके एक सबसे जटिल सबसे लंबा और सबसे सुंदर संविधान हमने तैयार किया, है ना। खर्चे की बात करें तो 64 लाख का इसमें खर्चा आता है। इस पूरे संविधान को बनाने में 64 लाख रुपए खर्च होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। बताओ जल्दी से, अब ये सवाल आपके लिए है कि संविधान की जो ये प्रस्तावना है, जो प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको जोड़ने के लिए जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू जी लाए थे, बस ये बता दो वो कौन सी तारीख में लाए थे। 13 दिसंबर, तारीख मत भूलना। 13 दिसंबर 1946 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आता है। कब पास करते हैं, पास करते हैं 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को प्रीएम्बल के रूप में इसको संविधान में अंकित कर लिया। ठीक है, तो सबसे पहले किस संविधान सभा में प्रस्तावना को जोड़ा गया, अगर आपसे पूछे गए कि किसके संविधान में सबसे पहले संविधान में प्रस्तावना की बात मिलती है, तो भैया देश मतलब पूरे विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान यूएसए का है, तो प्रस्तावना भी सबसे पहले इसी की संविधान में थी।
ठीक है। संशोधित रूप बात करें तो संशोधित रूप है, मतलब इसमें संशोधन कर सकते हैं। अभी ये केस भी जाएगा कि संशोधन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हालांकि आज तक प्रियम्बल में सिर्फ एकमात्र संशोधन हुआ है। ठीक है। और उद्देश्य यही है कि आपको एक इंडेक्स के रूप में संविधान में क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में पहले ही आपको मुख्य रूप से भूमिकाएं बनाने की मतलब आपके लिए मदद कर देता है, और आपको उसकी ज्ञान बता देता है कि भाई इसके इस पूरे संविधान में ये चीजें अंकित है ना। किसने कहा है, ये किसने कहा है कि संविधान जो है वो एक परिचय पत्र है, यानी कि एक आइडेंटिटी कार्ड है भारत का। तो ये कहा है एन ए पालकीवाला जी ने। एन ए पालकीवाला जी के द्वारा ये कथन कहा गया कि संविधान एक परिचय पत्र है, एक आइडेंटिटी कार्ड है। ठीक है। जिस प्रकार किसी स्कूल की पहचान उसके बच्चे के ड्रेस के ऊपर लगे आइडेंटिटी कार्ड से होती है, सेम उसी प्रकार किसी भी देश में किसी भी नागरिक की पहचान उसके संविधान के रूप में होती है। इसलिए संविधान उस देश का एक आइडेंटिटी कार्ड है, उस देश में रहने वालों का एक आइडेंटिटी कार्ड है। ये बात एन ए पालकीवाला जी ने कही। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, यानी कि ये जो प्रियम्बल से संविधान की आत्मा कहते हैं ठाकुरदास भार्गव जी। ठीक है। ठाकुरदास भार्गव जी कहते हैं ये जो प्रियम्बल है, ये जो प्रस्तावना इसमें जोड़ी गई है, ये संविधान की एक आत्मा के रूप में है। ठीक है। अब इससे जुड़े ही दो आप इंपॉर्टेंट कथन भी याद कर लीजिए। गांधी जी ने संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? तो याद रखना अनुच्छेद 17 को। अनुच्छेद 17 जो है वो आपका अनटचेबिलिटी के प्रति आपको अधिकार देता है। ठीक है। राइट टू अनटचेबिलिटी है, यानी कि अस्पृश्यता का उन्मूलन है। ठीक है। तो आर्टिकल 17 जिसमें अस्पृश्यता, छुआछूत के विरुद्ध कानून है। ठीक है। उसके विरुद्ध आपको अधिकार है। उन अधिकारों को गांधी जी ने संविधान की आत्मा कहा है, क्योंकि गांधी जी स्वयं ये मानते थे कि किसी भी व्यक्ति के साथ कभी भी पक्षपात या कभी भी छुआछूत या ऊंच नीच या जात धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। गांधी जी तो इसके पक्ष में थे कि भेदभाव होना ही नहीं चाहिए। ठीक है। इसलिए वो उस समय जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स या शेड्यूल्ड कास्ट जातियां होती थी वो उन्हें हरिजन कह के बुलाते थे। ठीक है। वो खुद उन्हें संबोधित करते थे कि आप साधारण मनुष्य नहीं, आप हरि के जन हैं। इसलिए उन्होंने ही हरिजन पत्र इसलिए लिखा। ठीक है। बहुत गहरी बातें हैं गांधी जी की भी। ठीक है। कुछ चीजों पर गांधी जी की आइडियोलॉजी बहुत अच्छी रही है और कुछ चीजों पर गांधी जी की आइडियोलॉजी थोड़ी सी नेगेटिव चली गई है, पर मैं पूर्णता से नेगेटिव तो नहीं कहूंगा। देखो, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, जो सही है वो दूसरे वक्त पर गलत भी हो सकता है। कोई भी व्यक्ति 100% ना तो सही होता है, ना कोई व्यक्ति 100% गलत हो सकता है। ठीक है। ऐसे ही अंबेडकर जी ने संविधान को, जो संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को कहा है। ये जो है ना, ये हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये स्टेटमेंट अंबेडकर जी का है। आर्टिकल 32 बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ठीक है। मैं समझाऊंगा आगे कि आर्टिकल 32 क्या है। ये संवैधानिक उपचार का आर्टिकल है। इसी को अंबेडकर जी के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। तो गांधी जी ने आर्टिकल 17 को और अंबेडकर जी ने आर्टिकल 32 को। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव जी ने, आइडेंटिटी कार्ड कहा पालकीवाला जी ने। ठीक है। उस वक्त की बात करें जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस वक्त 395 आर्टिकल्स थे, 22 आपके पार्ट्स थे और 8 आपके शेड्यूल्स थे। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में आर्टिकल्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, 400 प्लस समझ सकते हो आप। ठीक है। 25 आपके पार्ट्स, यानी कि जिन्हें आप भाग बोल देते हो, और शेड्यूल, इन्हें हिंदी में, भाई हिंदी में इसको शेड्यूल्स को मेरे को पता नहीं चल रहा क्या कहते हैं। ठीक है। तो इसके लिए आप देख लेना हिंदी में शेड्यूल्स को क्या कहते हैं, हालांकि मैंने शायद नीचे लिखा हुआ होगा शेड्यूल्स को हिंदी में क्या कहते हैं, पार्ट हम भाग को कहते हैं। ठीक है। प्रस्तावना का जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये जो प्रियम्बल है ना, इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता, यानी कि न्यायिक पर्वलोकन नहीं किया जा सकता। यानी कि इसे किसी न्याय में चुनौती नहीं दी जा सकती। प्रस्तावना को किसी भी न्यायालय में चुनौती ही नहीं दी जा सकती। ठीक है। मतलब न्यायालय सर्वोच्च है, आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सबसे सर्वोच्च है, इसलिए उसको सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। लेकिन उसकी भी कुछ सीमाएं हैं। ठीक है। उस पर भी अंकुश ये लगा हुआ है कि प्रस्तावना में जुडिशियल रिव्यू किया ही नहीं जा सकता। हालांकि आज तक एक ही बार संशोधन हुआ है, अभी मैं बताऊंगा क्या संशोधन हुआ है। संविधान की शक्तियों का स्रोत प्रस्तावना के अनुसार भारत की जनता है। प्रस्तावना कहती है कि अगर संविधान को कोई शक्ति प्राप्त होती है तो भारत की जनता से ही प्राप्त होती है। तो भारत की जनता से प्राप्त तो होगी ना, क्योंकि संविधान, हम एकमात्र वो देश हैं जिसने भारत की गरिमा को बचाने के लिए, भारत के लोगों की संप्रभुता को बचाने के लिए, बंधुत्वता को बचाने के लिए कैसे संविधान की संरचना की है, जिसके बाहर शायद आने की किसी की कल्पना ही नहीं होगी। है ना। भाई संविधान में इतनी सारी चीजें हैं कि आज एक इतना बड़ा देश, यानी कि इतना बड़ा देश, जनसंख्या के रूप में, अगर अभी जनसंख्या होगी तो शायद हम प्रथम में होंगे। जनसंख्या रूप में इतना बड़ा,
आर्थिक स्थितियों के रूप में इतना बड़ा देश, चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी हम बनने जा रहे हैं, इस तरीके से इतना संगठित देश हमारा है, ठीक है। अगर राजनीति को हटा दिया जाए तो भाईचारा तो बहुत है, ठीक है, अपने देश में। तो संविधान को शक्तियों का स्रोत प्रस्तावना के अनुसार भारत की जनता को ही कहा गया है। अब प्रस्तावना के अनुसार अगर हम संविधान की प्रकृति की बात करें, तो देखो संविधान की प्रकृति यानी कि संविधान प्रस्तावना जो है ना, वो संविधान में क्या क्या चीजें की प्रकृति या कैसा नेचर बताती है। वो कहती है जो संविधान है ना, ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। देखो ये सॉवरेन क्या होता है, प्रभुत्व का मतलब है कि अब हमारे ऊपर किसी का राज नहीं है, ठीक है। वी आर नॉट अंडर एनी कॉलोनियल रूल, यानी कि हमारे ऊपर कोई भी कॉलोनी नहीं है। जैसे पहले ब्रिटेन, भाई सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पुर्तगालियों ने अपनी कॉलोनी बनाई, फिर डचों ने बनाई, फिर फ्रांसीसियों ने बनाई, फिर आपके इधर से अंग्रेज ब्रिटिशों ने बनाई। मतलब जब इतनी सारी कॉलोनियां हमारे ऊपर बनी हुई थी, लेकिन जब हमने अपने संविधान को बनाया, जब हमने अपनी संविधान सभा के रूप में एक संविधान को अंकित किया, एक संविधान को बनाकर तैयार किया, तब हम एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न थे। यानी कि हमारे ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं था, हमारे ऊपर कोई वो किसी का भी कोई रूल नहीं था। हम खुद अपने आप में प्रभुत्व थे, ठीक है, संपन्न थे। दूसरी बात, समाजवादी सोशलिस्ट थे, ठीक है। पंथ निरपेक्ष, इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, ये सभी जानते हैं कि इंडिया जो है, हमारा जो संविधान है, वो किसी भी एक धर्म को विशेष प्रावधान या विशेष रूप से मान्यता देता ही नहीं है, ठीक है। आप कितने ही धर्म में के सही, आप कितनी ही जातियों में सही, आप किसी भी रंग के सही, आप किसी भी जन्म स्थान के सही, आप किसी भी लिंग के सही, मतलब कोई भी भेदभाव नहीं। इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, यानी कि ये ही अपने आप में एक सुंदरता है, ठीक है। लोकतांत्रिक यानी कि लोगों के द्वारा चलने वाला तंत्र, दैट इज द डेमोक्रेसी। हर 5 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, यही तो है लोगों का राज्य। वरना आप चाइना में देखिए, चाइना में कोई डेमोक्रेसी थोड़ी है, ठीक है, वहां डिक्टेटरशिप है। नॉर्थ कोरिया में देखिए, वहां पर भी डिक्टेटरशिप है। यानी कि जहां डेमोक्रेसी होगी वहां चुनाव होंगे तो नए नए लोगों को देश की सेवा करने के लिए मौका दिया जाएगा, ठीक है। भाई हमने 70 साल कांग्रेस के शासन को देखा, अब अगर हम बीजेपी के शासन को देखें तभी तो हम कंपैरिजन करेंगे, जब हम किन्हीं अलग अलग लोगों को मौका देंगे, ठीक है। और परिणाम आपके सामने है सारी चीजों के। गणराज्य बात करें तो रिपब्लिक है, ठीक है, ठीक है, रिपब्लिक है। तो ये सारी क्या है, प्रस्तावना की संविधान की प्रकृति है। कैसी है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है और गणों का राज्य गणराज्य है, ठीक है। अगर हम बात करें हमारे संविधान का या राज व्यवस्था पॉलिटी का उद्देश्य क्या है, देखो हम बड़ा इंपॉर्टेंट। आप कहोगे यार संविधान का उद्देश्य क्या था, तो संविधान का जो उद्देश्य था ना, वो न्याय, स्वतंत्रता, समता यानी कि समानता और बंधुत्व, इन चार की बात करता है हमारा संविधान। न्याय, कितने तरीकों से न्याय की बात करता है, सामाजिक न्याय, समाज में न्याय मिले, केवल एक वर्ग को ना सुना जाए, सभी वर्ग को सामाजिक रूप में, समाज के रूप में न्याय का प्रावधान, आर्थिक रूप से न्याय दिया जाए, ठीक है, और राजनीतिक रूप से न्याय दिया जाए। राजनीतिक रूप से राजनीतियां देंगी, ठीक है, आर्थिक रूप से राजनीतियां देंगी, सामाजिक रूप से हम लोग करेंगे। भाई समाज में उससे पहले कितनी रूढ़िवादी सोच हुआ करती थी, सती प्रथा चलती थी, है ना, चाइल्ड मैरिज चलती थी, बाल विवाह चलता था, इतनी सामाजिक चीजें चलती थी। तो समाज में जो ये क्रूतियां थी, इनके विरुद्ध न्याय को गठित किया गया, ठीक है, सामाजिक न्याय दिलाए गए, आर्थिक न्याय दिलाए गए, ठीक है, राजनीतिक न्याय दिलाए गए। स्वतंत्रता की बात करें तो विचारों की स्वतंत्रता है, आप जो चाहे वो सोचिए, आपको विचार सोचने की कोई वो थोड़ी है। सरकार आपसे ये तो आके थोड़ी कहेगी ये नहीं सोचना वो नहीं सोचना, नहीं भाई, आप स्वतंत्र व्यक्ति हैं, आप एक स्वतंत्र देश में रहते हैं। तभी तो मैं कहता हूं कि भारत जैसा देश इस विश्व में ना कोई बना है ना बनेगा, ये कंफर्म है, ठीक है। मतलब आप सोचिए कि अगर प्रभु ने भी कहीं जन्म लिया होगा ना, तो मैं मानता हूँ भारत भूमि के अलावा उन्होंने भी कहीं नहीं लिया होगा। तो भारत भूमि एकमात्र ऐसी भूमि है जो सबसे पावन धरा है, ठीक है, पावन भूमि है। इस पर रहना आप अपना सौभाग्य समझिए कि आपने कोई अच्छे ही कर्म करे होंगे कि आपको भारत जैसा एक विशाल और एक सुंदर देश मिला है ना। विचारों की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप अपने विचार रख भी सकते हैं। भाई सोच के दिमाग में मत रखो, आप सामने भी रखो। आप सरकार को बताओ ना कि सरकार आपकी ये बातें गलत है, ये सही है। आज के समय में आप ट्विटर पे अपने विचार रखते हो, आप अपना इंस्टाग्राम पे रखते हो, फेसबुक पे रखते हो, मतलब सरकार को पत्र लिखते हो, ये सारे अभिव्यक्ति के ही तो विचार हैं। लेकिन देखो, अब हर चीज में आपको यहाँ पर एक्सेप्शनल मिलेंगे। एक्सेप्शंस क्या मिलेंगे, आपको विचार की आजादी दी गई है, आपको अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है। इसका मतलब ये थोड़ी आप किसी को गाली देने लगो, आप कहो जी तो मेरी स्वतंत्रता है, मैं तो कुछ भी सोचूं, मैं तो किसी को कोई भी कुछ भी बात बोल सकता हूँ। नहीं जी,
आप ऐसा नहीं कह सकते। उनकी भी एक मर्यादा है। मतलब आप अगर किसी से कोई बात कहना चाहते हो तो एक सभ्य रूप में कहेंगे, एक शिक्षित रूप में कहेंगे, ठीक है? ये अभिव्यक्ति की आज़ादी कहती है। विश्वास, आप जिसे चाहें उसे मानें, ठीक है? जिस पर आपका विश्वास आप उसे मानें। आप कांग्रेस को मानें, आप बीजेपी को मानें, आप सपा को मानें या फिर आप आम आदमी पार्टी को मानें, जिसे आप चाहें उसे मानें। ये आपका विश्वास किसी पर भी हो सकता है, ये आपकी स्वतंत्रता है। उपासना, आप किसी की भी उपासना कर सकते हैं, किसी की भी पूजा कर सकते हैं। आपको कोई नहीं रोकेगा, ठीक है? धर्म, आप किसी भी धर्म के, ठीक है? वो भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी धर्म के हो आप। ये भी आपको धर्म की स्वतंत्रता है, ठीक है? समानता, समानता की बात करें यानी कि समता की बात करें तो यहाँ पर प्रतिष्ठा और अवसर सभी को समान रूप से दिए जाएंगे। हालांकि इसमें भी अगर मैं कहूँ तो विशेष उपबंध है। अवसर में भी, पब्लिक अपॉर्चुनिटीज में भी कुछ विशेष उपबंध है जिनकी मैं आगे बात करूंगा। आर्टिकल 16 के अंदर आते हैं, है ना, अपॉर्चुनिटी वाले राइट्स। इसके बाद अगर बंधुत्व की बात करूं तो यानी कि भाईचारे की बात। अब भाईचारा यानी कि अगर हम आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, अपने देश की रिस्पेक्ट करेंगे, तो क्या आपको लगता है कि विरोधी देश हमारा कभी फायदा उठा पाएंगे? कभी नहीं। आप यकीन मानेगा, जिसके घर में फूट डली होती है ना, पड़ोसी भी उसी के घर में आकर हस्तक्षेप करते हैं। लेकिन जब परिवार कितना ही टूटा हुआ हो, लेकिन बाहर लोगों को लगे कि ये परिवार एक है, तो समझ जाना कि आपके परिवार में कोई तीसरा कभी एंट्री कर ही नहीं सकता, ठीक है? इसलिए अपने देश में रहकर सिर्फ अपने देश की वार्तालाप करें, अपने देश का गुणगान करें, अपने देश में रह के किसी दूसरे देश का गुणगान ना करें। इसलिए मैं कहता हूँ कि भारत एकमात्र सबसे सुंदर देश है जो आपको इतनी आजादी दे रहा है ना? अन्यथा आप जाइए, आप पाकिस्तान में जाइए, नानी याद दिला देते हैं वो, है ना? इतने क्रूर, मतलब बेकार। आज के समय में आप उसकी हालत देख लो, इकोनॉमिकली तो वो बिल्कुल डाउन ही है, खत्म हो चुका है, ठीक है? और अगर उसका ह्यूमैनिटी में भी देखें ना आप, अगर ह्यूमन राइट्स में भी देखो तो सबसे नीचे रैंक आती है पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स में भी, है ना? मतलब मानव अधिकार भी उसके कोई फॉलो नहीं होते। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को वो पनाह देता है ना? तो क्या सोच रहे हैं वहां कैसी गुणवत्ता होगी जीने की? बेकार है बिल्कुल। अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी है तो अपने भारत में है, ठीक है? आप यहां रहकर कार्य कीजिए। आगे बात करते हैं संविधान के लागू होने की तिथि। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि आंशिक रूप से तो हमने 26 नवंबर 1949 को ही संविधान अपना लागू कर दिया है प्रस्तावना के अनुसार। याद रखना, प्रस्तावना में हमारे संविधान का जो लागू होने की तिथि है ना, वो 26 नवंबर 1949 ही है। लेकिन हमने लागू 26 जनवरी 1950 में करा, पूर्ण रूप से, ठीक है? प्रस्ताव कब लागू हुआ है? तो 26 जनवरी 1950 में ही लागू हुआ है, वो तो मैं बता ही चुका हूँ। ये आपका केस थ्योरी है, आप पढ़ना चाहें इसको बिल्कुल पढ़ सकते हैं, ये यूपीएसआई के लिए इंपॉर्टेंट होती है केस थ्योरी, ठीक है? ये कह रहा है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, ऐसा केस एक सुप्रीम कोर्ट में गया, ठीक है? 1960 में एक सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है बेरूबारी संघ बनाम बंगाल राज्य, और इसमें पूछा जाता है क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में कहती है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, इसलिए संसद हमें इसमें संशोधन नहीं कर सकती। मतलब संविधान का जो है हिस्सा प्रस्तावना है ही नहीं, तो इसलिए संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती। ऐसा उसने ये फैसला कब दिया? जब बेरू बारीसंग बनाम बंगाल राज्य ये केस गया 1960 में। लेकिन जस्ट उसके 13 साल बाद 1973 में बड़ा इंपोर्टेंट केस जाता है केशव नंद भारती जी का, ठीक है? केशव नंद भारती बनाम केरल राज्य। इसमें सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को बदलती है और कहती है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और संसद इसमें संविधान संशोधन कर सकती है, ठीक है? संविधान में संशोधन कर सकती है। हालांकि मैं आपको बता चुका हूं कि प्रस्तावना में का जुडिशियल रिव्यू कभी नहीं हो सकता, ठीक है? केशवनंद भारती के केस में संविधान का हिस्सा मान लिया गया है प्रस्तावना को, और उसमें आज तक केवल और केवल एकमात्र संशोधन हुआ है जो आपको याद रखना है, वो है 42वां संविधान संशोधन, जिसके तहत हमारे प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। पहला समाजवादी, तीसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा अखंडता। अखंडता का मतलब है कि हम अखंड हैं, है ना? अगर मैं अखंड भारत की बात करूं ना, तो अखंड भारत इतना बड़ा भारत था कि आप यकीन मानिए अगर अखंड भारत हमारा आज होता ना, अगर वो राजनीतिक मतलब वर्गीकरण ना होता, राजनेताओं के आधार पर वो जब देश आजाद हो रहा था उस समय ये देशों का वर्गीकरण बंटवारा ना होता, तो अखंड भारत तो बहुत दूर तक था, है ना? इतना फैला हुआ था भारत कि पूरे विश्व का शायद सबसे ज्यादा संपन्न देश भारत होता। मतलब अगर आज हम चौथे नंबर पर अर्थव्यवस्थाओं में आते हैं तो उस समय शायद हम एक नंबर पर आ जाते, है ना? समाजवादी, सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष, किसी पंथ का हम पक्ष नहीं रखेंगे, पंथ निरपेक्ष रहेंगे, ठीक है? और अखंडता, इन 3 शब्दों को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के तहत। ये 42वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1976 है, और किसके समय आया है? तो याद रखना इंदिरा गांधी के समय आया है।
ठीक है। 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी के समय आया 1976 में। इस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। ठीक है। और इसी 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें इतने बदलाव हुए हैं संविधान में। अगर किसी संविधान में सबसे ज्यादा बदलाव किसी अनुच्छेद में, मतलब किसी संशोधन में हुए, तो ये एकमात्र संशोधन है जो 42वां संविधान संशोधन है। ठीक है। इसी में सबसे ज्यादा आपके संशोधन किए गए संविधान के अंदर, इसलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, छोटा संविधान। अब हम आते हैं भाग पर। अब हम पार्ट्स पढ़ेंगे, अब हम भागों को समझेंगे। अब तक हमने जितनी भूमिकाएं थी, मुझे उम्मीद है कि आपको वो सारी चीजें समझ आई होंगी। ठीक है। वीडियो बड़ा होगा, कंफर्म है ये बात कि वीडियो बड़ा होगा, क्योंकि मैं एक वीडियो में अगर पूरी पॉलिटी खत्म कर रहा हूं तो डेफिनेटली वीडियो तो लंबा होगा। अब मैं ये तो कहूंगा नहीं कि कोई ऐसा जादू तो है नहीं कि 20 मिनट में आपकी पॉलिटी खत्म करवा दूंगा, है ना। लेकिन ये कंफर्म है कि समझाना, इतना कोशिश कर रहा हूँ कि इतने सरल शब्दों में आपको समझा सकूं कि आपको दिक्कत ना आए। ठीक है। आइए भाग की बात करते हैं। देखो, भाग की अगर बात करें ना भाई, सबसे पहले आप ये बताइए, जब आप भारत की बात करें तो भाग वन में आप सबसे पहले भारत और उसके राज्य क्षेत्रों की बात करेंगे। तो आपको याद रखना है, जो भाग वन है ना, वो भारत और उसके राज्य क्षेत्रों की वार्तालाप करता है। भारत में कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा। भारत में कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता, बल्कि कोई दूसरा अन्य राज्य, ठीक है, भारत में शामिल हो सकता है बाहर का। ठीक है। कोई अन्य राज्य, कोई विदेशी राज्य भारत में शामिल हो सकता है, पर भारत से कोई भी राज्य टूटकर अलग नहीं हो सकता। ये अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। ठीक है। आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये याद रखना है कि अगर इंडिया और उसकी टेरिटरी के अनुच्छेदों की बात करें तो आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक सारे आपके भारत और उसके राज्य क्षेत्रों की वार्तालाप। भाग 2 में भैया, अगर आप भारत और राज्य क्षेत्र में बात कर रहे हैं तो भारत में तभी रह पाओगे जब आपके पास नागरिकता होगी। इसलिए भारत भाग 2 में नागरिकता की बात है। ठीक है। नागरिकता कितने तरीकों से दी जा सकती है और कितने तरीकों से ली जा सकती है, वो सारी चीजें अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसके अगले वीडियो को मैं बना दूंगा, उसमें आपको डिटेल में भी समझा दूंगा कि नागरिकता कितने दिनों से, कितने तरीकों से ली जा सकती है और कितने तरीकों से दी भी जा सकती है। ठीक है। पर याद रखना कि भारत का रहने वाला व्यक्ति या भारत की नागरिकता रखने वाला व्यक्ति एक टाइम पर सिर्फ एक ही देश की नागरिकता रखता है। या तो वो भारत की रखे या फिर वो किसी और देश की रखे। जैसे अक्षय कुमार की बात करूं तो अक्षय कुमार पे कनाडा की नागरिकता है, भारत की नहीं, छोड़नी पड़ेगी। ठीक है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि हम दो नागरिकता एक साथ दे दें। ठीक है। हमारे यहाँ एक ही नागरिकता, या तो भारत की लो या कहीं और की लो, क्योंकि जब तुम्हें भारत पसंद नहीं आ रहा तो फिर तुम्हें और क्या पसंद आएगा। ठीक है। तो इसलिए भाग 2 में नागरिकता की बात की गई है, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11। बड़े आराम से रटो यार, है ना, समझो। रटने की बात कहती, समझो। 1 से लेकर 4 भारत और उसके राज्य क्षेत्र की बात कर रहा है। 5 से लेकर 11 भारत के नागरिकता की बात कर रहा है। भाग 3 सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं आपसे कह रहा हूं, अगर 90% पॉलिटी का क्वेश्चन बनता है ना तो इस भाग 3 से ही बन जाता है, जिसका नाम है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में 12 से लेकर 35 तक के अनुच्छेद आते हैं। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक के अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के रूप में आते हैं, जिसे हिंदी में मौलिक अधिकार और इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो किसी भी राज्य सरकार या किसी भी केंद्र सरकार पर नकारात्मक प्रवृत्ति के पड़ते हैं, है ना। समझाऊंगा आगे नकारात्मक क्यों होते हैं। भाग 4 की बात करूं तो भाग 4 पर आते हैं डीपीएसपी। देखो मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखा हो क्योंकि बड़ा लंबा नाम है, आप इसको रख सकते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो राज्य को नीति बनाने के लिए निर्देश देते हैं। ठीक है। तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है। ये किसी भी राज्य को एक सफल राज्य, एक संपूर्ण राज्य बनाने के लिए निर्देश प्रदान करते हैं, उन्हें नीतियां बताते हैं, उन्हें हम डीपीएसपी बोलते हैं। ठीक है। डीपीएसपी बोलते हैं, इंग्लिश में आप इसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कह सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है भाग 4 का क्या, भाग 4 का क्या, यानी कि आप इसे इंग्लिश में 4A भी कह सकते हैं और हिंदी में 4 कै बोल सकते हैं। ये जो 4 कै है, ये 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। अभी मैंने बताया था 42वें संविधान संशोधन में जितने संशोधन हुए आज तक किसी में इतने संशोधन नहीं हुए किसी भी अनुच्छेद के तहत। ठीक है। तो याद रखना, इंदिरा गांधी की सरकार थी, फखरुद्दीन अली अहमद इस समय के राष्ट्रपति थे, इमरजेंसी भी आई थी इसके बाद ही। ठीक है। बल्कि 75 में इमरजेंसी चली रही थी, है ना। और 4A की बात करें तो 4A में 42वें संविधान संशोधन के तहत इंदिरा गांधी ने फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़े जाते हैं। मौलिक कर्तव्यों को एक अलग आर्टिकल दिया जाता है, डेट इज आर्टिकल 51 का ए। इसका आर्टिकल 51 का ए। ठीक है। इसमें, और अगर भाग की बात करूं तो 4 के ए में इसको रखा जाता है, 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा जाता है। फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर हम बात करें, जब ये जुड़े थे तब उस समय 10 आपके मौलिक कर्तव्य थे, मौलिक कर्तव्य जो आपके कर्तव्य को बताते हैं, आपकी
कर्तव्य, जैसे आपका देश के प्रति कर्तव्य क्या होना चाहिए, आपके अपने राज्य के प्रति कर्तव्य क्या होना चाहिए, आपका अपने जिले के प्रति कर्तव्य क्या होना चाहिए, अपनी सामाजिक चीजों के प्रति क्या कर्तव्य होने चाहिए। कर्तव्य आपके फंडामेंटल राइट ड्यूटीज हैं, यानी कि मौलिक कर्तव्य। ठीक है, जैसे देश में कूड़ा नहीं फैलना चाहिए, आप अपने आसपास साफ सफाई रखें, कर्तव्य ही तो है। ठीक है, और इन कर्तव्यों का पालन करवाना राज्य के हाथ में होता है। अब अगर आप करोगे तो राज्य फिर आप पे क्या लगाएगी, फाइन लगाएगी, पेनल्टी लगाएगी, है ना। खुले में शौच करना नहीं कर सकते भाई, क्या है। इसलिए तो जब जब ये मौलिक कर्तव्य आए थे उस समय 10 थे, अब फिलहाल ये टोटल कितने हैं, 11 हैं। ठीक है, संविधान का अगर सबसे बड़ा भाग मैं बात करूं, संविधान का सबसे बड़ा भाग है भाग 5। ठीक है, क्यों है, क्योंकि इसमें संघ की परिभाषा है। इसमें बताया गया है संघ क्या है, संघ यानी कि द यूनियन क्या है। ठीक है, संघ का मतलब द यूनियन क्या है, आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक, यानी कि 99 आर्टिकल्स। कितने, 99 आर्टिकल्स हैं इसमें भाग 5 में, एक कम सो। तो सबसे बड़ा संविधान का भाग है, यानी कि पूरे 99 आर्टिकल्स तो इसी के अंडर है, भाग 5 के अंडर। ठीक है, 52 से 151 तक। भाग 6 की बात करें, जब आप संघ की बात कर चुके हो 5 में, तो अब राज्य की बात करोगे, भाग 6 में राज्य है। ठीक है, राज्य में 152 से लेकर 237 तक है। ठीक है, 152 से लेकर 237 तक है, यानी कि 85 आर्टिकल्स हैं। कितने हैं, 85 आर्टिकल्स। तो ये भी कोई कम बड़ा आर्टिकल वो नहीं है आपका भाग। ठीक है, देखो एक बार मैं आपको फिर रिवाइज करवा देता हूँ, जिससे आपको चीजें समझ आए कि मैंने आपको कितने आर्टिकल्स बताए। देखो सबसे पहले आप याद रखो 1 से लेकर 4 क्या है, अपने मन में दोहराते रहो यार, भारत और उसके राज्य क्षेत्र है। ठीक है, फिर दोहराओ 5 से लेकर 11 क्या है, भारत में नागरिकता की बात करता है। ठीक है, किसकी, भारत में नागरिकता की बात करता है। 12 से लेकर 35 मौलिक अधिकारों की बात करता है। 36 से लेकर 51 डीपीएसपी की बात करता है। 51 ए आपका फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्यों की बात करता है। 52 से लेकर 151 आपका संघ की बात करता है। 152 से लेकर 237 आपका स्टेट यानी कि राज्य की बात करता है। ऐसे ही चीजों को आपको समझना है, रटना नहीं है। ठीक है, भाग 7 ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो भाग 7 हमारा पहले था, लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत हमने भाग 7 को संविधान से हटा दिया। संविधान से हटाने का मतलब ऐसा नहीं कि आपने इस पार्ट को मतलब उसमें ही हटा दिया। पहले क्या था, मैं आपको बताता हूँ, ये राज्य से संबंधित पहली अनुसूची प्रावधान है। ठीक है, आर्टिकल 238 वर्तमान में खत्म हो चुका है। 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, 7वें संविधान में ही राज्यों का पुनर्गठन हुआ है। ठीक है, तो उसके तहत आपका ये भाग 7 हटा दिया गया, भाग 7 डिलीट हो गया। आपसे पूछेगा इसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो डिलीट हुआ है, तो पार्ट 7 आपका डिलीट हुआ है। ठीक है, पार्ट 7 आपका डिलीट हो गया है। उसके बाद भाग 8 की बात करते हैं। अगर हम भाग 8 की बात करें तो भाग 8 देखो, अब बड़ा आप उसको क्रोनोलॉजी को समझो। आपसे भाग 5 में संघ की बात कर रहा है, भाग 6 में आपसे किसकी बात कर रहा है, राज्य की बात कर रहा है। 7 तो हट गया, 8वें में किसकी बात करेगा, अभी एक चीज और रहेगी। एक वो है जो यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी यानी कि संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, जिस पर अधिकार किसका होता है, संघ का अधिकार होता है। यूनियन टेरिटरी जैसे दिल्ली। ठीक है, दिल्ली एकमात्र है जहां पर मतलब दिल्ली पौडुचेरी यहाँ पर आपके लोकसभा के इलेक्शन होते हैं। ठीक है, वरना बाकी किसी यूनियन टेरिटरी में ऐसा नहीं होता, जैसे चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है ना। तो संघ राज्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो संघ राज्य क्षेत्र आपका 239, क्यों, क्योंकि देखो अभी मैंने आपको बताया था 152 से लेकर 237 ये आर्टिकल तो स्टेट के थे, राज्य के थे। 238 आपने हटा दिया क्योंकि भाग 7 में था। अब कहां से आर्टिकल स्टार्ट होंगे, 239 से। तो 239 से लेकर 242 तक भाग 8 में है। 239 से लेकर 242 तक भाग 8 में है। उसके बाद भाग 9 बड़ा इंपॉर्टेंट भाग, बड़ा इंपॉर्टेंट भाग। ठीक है, और आप देख रहे हो भाई, जिसने एग्जाम्स दिए हैं ना पहले कंपटीशन के, वो यहाँ पर देख रहा होगा एक ना एक क्वेश्चन तो उसको पक्का मैच हो रहा होगा, कभी ना कभी उसने अपने एग्जाम में देखा ही देखा होगा। तो आप सोचो अभी बहुत बड़ी वीडियो है, आई थिंक 130 के समथिंग 131 पेजेस हैं इसके अंदर। ठीक है, अभी 12वां पेज चल रहा है। सोचो पूरा संविधान ही खत्म होगा आज, है ना। की बात करूं तो 73वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, 1992 में आता है ये बिल, 1993 में पास हो जाता है। तो 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों का गठन किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि पंचायतों के गठन होने के विरुद्ध में कौन था। एक ऐसी शख्सियत जिसे आप सब जानते हैं, वो पंचायत के गठन के विरुद्ध में थी। वो नहीं चाहते थे कि पंचायत बने। ठीक है, और पंचायत के पक्ष में भी थी एक महान शख्सियत थी। ठीक है, थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले आप सोच लो। पंचायत की अगर बात करें तो पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनाई जाती हैं। जितने भी ग्राम क्षेत्र होते हैं, ग्राम्य क्षेत्र होते हैं, गांव के क्षेत्र होते हैं, वहां पर पंचायतें होती हैं। ठीक है, 3 टायरों में पंचायतें चलती हैं, है ना।
उसके बाद बात करें भाग 9 में 73वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, 243 ए से लेकर 243 ओ तक, मैं यहां लिख देता हूं 243 ए से लेकर 243 ओ तक जितने भी आर्टिकल्स हैं, ए से लेकर यानी कि ABCDEFG इस तरीके से पार्ट्स में जितने भी आर्टिकल्स हैं वो पंचायत के तहत है, ठीक है। पर आपसे कभी नहीं पूछेगा पंचायत के आर्टिकल्स में डिटेल में, कभी नहीं यार, कहाँ पूछता है ना। उसके बाद भाग 9 के कै की बात करूं तो भाग 9 का कै 74वें संविधान संशोधन के तहत है। जब आप ग्रामीण में पंचायत दे रहे हो तो शहर में आप नगर पालिकाएं दोगे, क्या दोगे, नगर पालिकाएं दोगे। नगर पालिकाएं 243 पी से, क्योंकि ओ तक वहां हो गया, पी यहाँ हो गया, 243 पी से लेकर 243 ZG तक होती है, ठीक है। उसके बाद 9 खा की बात करें तो 9 खा में जो है वो 97वां संविधान संशोधन है 2011, सबसे इंपॉर्टेंट आप इसे मार्क कर लेना। पूछेगा कि सहकारी समितियां किस आपके संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ी गई है, तो 97 संविधान संशोधन 2011 के तहत सहकारी समितियां लाई गई, ठीक है। सहकारी समितियां यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये 243 ZH से लेकर 243 ZT तक है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आर्टिकल्स आप याद रखो ना रखो, लेकिन संविधान संशोधन याद रखना कि 73 में पंचायत है, 74 में आपका नगर पालिका है, और आपका 97वें संविधान संशोधन में कौन है, ठीक है, आपका 97वें संविधान संशोधन में सहकारी समितियां 2011 तक, ठीक है। अब मैं आपको उसका भी जवाब बता देता हूं। पंचायत के अगर पक्ष में मैं आपसे कहूं तो पंचायत के पक्ष में, इनके गठन के पक्ष में थे गांधी जी। कौन थे, गांधी जी, ठीक है। और आर्टिकल 40 पंचायतों के गठन की ही बात करता है, और आर्टिकल 40 जो है वो गांधी जी का ही सुझाव है। गांधी जी ने ही सुझाव दिया था कि अगर हम किसी देश की राजनीतिक और लोगों की प्रॉब्लमों को निवारण करना चाहते हैं तो हमें जो है ना ग्राउंड रूट से, ग्रास रूट से काम करना होगा। और ग्रास रूट्स के लिए गांधी जी तो कहते हैं कि पूरे भारत में अगर भारत कहीं बसता है तो वो गांवों में बसता है, तो सबसे पहले गांवों का विकास करो, गांवों का विकास होगा तो शहरों का विकास होगा, और शहरों का विकास होगा तो एक जिले का विकास होगा, एक जिले का विकास होगा तो कई जिलों का विकास होगा, और कई जिलों का विकास होगा तो एक राज्य का विकास होगा। इस तरीके से अनेक राज्यों के विकास होने से पूरे भारत का विकास होगा, ऐसी उनकी धारणा थी, ठीक है। तो गांधी जी ही पंचायत के संबंध में थे, मतलब उनके पक्ष में थे। जबकि इनके विपक्ष में कौन था जो नहीं चाहता था कि पंचायत नहीं होनी चाहिए, तो वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी पंचायत के विरुद्ध में थे, वो नहीं चाहते थे कि पंचायतें हों, ठीक है, उनका अपना मत था। उनको लगता था कि यहाँ पर पॉलिटिक्स बहुत डर्टी पॉलिटिक्स हो जाएगी अगर हर कोई उसमें इंक्लूड हो जाएगा, मतलब गांव के लेवल पे, ठीक है। सामाजिक इकाइयां अलग तरीके से काम करती हैं, गांव की इकाइयां अलग तरीके से काम करती हैं, ऐसा उनकी सोच थी, ठीक है। और भाग 10 की अगर हम बात करें तो भाग 10 अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों की बात करता है, अनुसूचित, ठीक है, और जनजातीय क्षेत्र की बात करता है। कौन अनुसूचित होगा, कौन जनजातीय होगा, इसका फैसला करते हैं कौन, राष्ट्रपति जी। याद रखिएगा, ये सवाल भी एक बार पूछा गया है, इनकी लिस्ट कौन तैयार करवाते हैं या किसके अंडर इनकी लिस्ट तैयार होती है, तो राष्ट्रपति के अंतर्गत, है ना। 244 में शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज की बात होती है कि कौन सा अनुसूचित क्षेत्र होगा और कौन सा जनजातीय क्षेत्र होगा, ठीक है। भाग 11 की बात करें तो सेंटर और स्टेट के रिलेशंस की बात करता है, किस तरीके से किसी राज्य और किसी संघ के बीच में संबंध होंगे, ठीक है। भाग 12 की बात करें तो ये वित्त संपत्ति या संविधाएं या फिर वाद की बात करता है, जो 264 से लेकर आर्टिकल 300A तक है। ये जो आर्टिकल 300A है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आर्टिकल 300A ये संपत्ति का अधिकार है, क्या है, संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार। 300A पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, यानी कि संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, और संपत्ति का अधिकार अगर मौलिक अधिकार हो गया तो यह दिक्कत हो जाएगी। इसलिए उस मौलिक अधिकार को वहां से हटाया गया, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर उसे 300A में लीगल राइट्स यानी कि कानूनी संरक्षण प्राप्त किया गया, है ना। जैसा आपकी जमीन पर आज कोई कब्जा कर ले तो कानून का ये दायित्व है कि वो उसका संरक्षण आपको देगा, मतलब संरक्षण देगा, आपकी जमीनों पर किसी अवैध कब्जा को नहीं होगा। नहीं तो अगर कानून से भी ऊपर है न्यायालय, आप न्यायालय में उसमें जाएंगे, ठीक है। इवन जमीन तो आपकी कभी हो ही नहीं सकती, जमीन हमेशा सरकार की होती है ना, इसलिए सरकार फिर भी उसके बावजूद आपको मुआवजा देती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो 300A में लीगल राइट्स के रूप में संपत्ति के अधिकार को डाल दिया गया, पहले ये मौलिक अधिकार ही होता था। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत ऐसा हुआ है, मोरारजी देसाई की उस समय सरकार थी, आगे ये मिलेगी बात आपको। भाग 13 की बात करूं तो भाग 13 में भारत के भीतर व्यापार और वाणिज्य और समागम किस तरीके से आना जाना सुगम बनाया जाए, ठीक है, व्यापार कैसे किया जाए,
भी आने जाने की एंट्रियों को किस तरीके से सही किया जाए, ये सारी चीज भाग 13 में है। भाग 14 इंपॉर्टेंट है। भाग 14 आपकी राज्य और संघ के अधीन सेवाओं की बात करता है। जैसे संघ की सेवा होती है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और स्टेट की सेवा या राज्य के अधीन सेवा होती है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे उत्तर प्रदेश का पीसीएस हो गया, ठीक है। ऐसी मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, बिहार का बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, बीपीएससी, ठीक है। उत्तराखंड का यूके आपका होगा उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इस तरीके से, ठीक है। तो भाग 14 में आपकी सारी संघ और राज्य के अधीन सेवाओं की वार्तालाप है, जो 308 से लेकर 323 तक है। 308 से लेकर 323 तक है। उसके बाद भाग 14 का कै, भाग 14 का ये जो कै है, ये भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है, और इसमें अधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल की बात की गई है, ठीक है। ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं जब फास्ट ट्रैक पे कोई केस आपको करना हो तो ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं, ठीक है। और न्यायिक क्षेत्र में होते हैं ट्रिब्यूनल, अधिकरण बनाए जाते हैं। तो जैसे अगर मैं पहले ट्रिब्यूनल की बात करूं तो एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, ठीक है। अगर पर्यावरण को कोई नुकसान करता है तो पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी मुकदमे आप किसी के प्रति डालेंगे वो एनजीटी में आप डाल देंगे, फास्ट ट्रैक पे केस चल जाए, ठीक है। एनजीटी है, ट्रिब्यूनल है। 323 ए से लेकर 323 बी तक है। भाग 15 ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो भाग 15 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये संघ और राज्य के बीच शक्तियों का वो करता है, सॉरी, भाग 15 नहीं, आई एम रियली सॉरी, निर्वाचन की वार्तालाप करता है। इंपॉर्टेंट तो है, पर मैं जो बता गया वो गलत था, ठीक है। वो अनुसूचियां होती हैं, उसमें 7वीं अनुसूची है, ठीक है। भाग 15 की बात करें तो भाग 15 आपकी किसकी वार्तालाप करता है, निर्वाचन की वार्तालाप करता है, यानी कि इलेक्शन की बात करता है। इलेक्शन की बात करें तो 324 से लेकर 329 के अनुच्छेद हैं जो इलेक्शन से डील करते हैं, ठीक है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग होता है, ठीक है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग होता है, यानी कि सेंट्रल इलेक्शन कमीशन होता है। और चुनाव की बात करें तो देखो याद रखना, जो निर्वाचन होता है ना वो इन 4 क्षेत्रों में होता है बस निर्वाचन, यानी कि किसी भी केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा हमेशा जो आपका निर्वाचन होता है वो किस किस के तहत होता है, तो याद रखना, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का चुनाव करवाता है निर्वाचन आयोग, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव करवाता है, लोकसभा और राज्यसभा के एमपी का चुनाव करवाता है, विधानसभा और विधान परिषद के एमएलए और एमएलसी का चुनाव करवाता है, ठीक है भाई। एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा का भी हो सकता है और राज्यसभा का भी हो सकता है। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब ये जो विधान परिषद है हर जगह तो है नहीं, ये यूपी में है, बिहार में है, ठीक है, महाराष्ट्र में है, इस तरीके से यहाँ पर है। समझेंगे आगे किस तरीके से है। तो नगर पालिका और पंचायत के जो चुनाव होते हैं ना, वो कभी भी केंद्रीय निर्वाचन आयोग नहीं करवाता। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कभी भी केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो है वो आपका कभी भी पंचायत और नगर पालिका के चुनावों को नहीं करवाता, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ आ रही होगी, अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। और अगर अच्छा लग रहा है, वीडियो समझ आ रही है, तो यार लाइक तो कर देना, है ना। इतना तो मैं आपसे कह सकता हूँ। पीडीएफ की टेंशन मत लो, जब मैं आपसे कह रहा हूँ पीडीएफ इसकी मिलेगी, मैं बताऊंगा लास्ट में पीडीएफ कैसे मिलेगी, और ये भी टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में इसकी पीडीएफ दूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट तक भी कोई दिक्कत नहीं है। पर पहले आप समझ लो, अगर मैं पहले पीडीएफ दे दूंगा आप वीडियो देखोगे नहीं, पीडीएफ के चक्कर में रहोगे भाई। वो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, तो मैंने अपने हिसाब से लिखे हुए हैं ये नोट्स, लेकिन मैं जो समझा रहा हूँ वो बहुत डिटेल में जाके समझा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जब आप नोट्स बनाते हो तो हर चीज आप छाप नहीं देते हो, ठीक है। आपको बिटवीन द लाइंस रीडिंग करनी है, वो मैं करवा रहा हूँ। दो रेखा मतलब दो पंक्तियों के बीच में क्या बातें छिपी हुई हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आप नोट्स पढ़ लेना, बड़े आसानी से समझ आ जाएंगे, है ना। भाग 16 की बात करते हैं। भाग 16 में विशेष प्रावधानों की बात है विशेष वर्गों के लिए। भाग 17 की बात करूं तो भाग 17 भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें राजभाषा या ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात है, ठीक है। राजभाषा या ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात है, जो 343 आर्टिकल से लेकर 351 के आर्टिकल तक है, ठीक है। और भाग 17 के आधार पर, ठीक है, भाग 17 के आधार पर ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। भाग 18 की बात करूं तो भाग 18 भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके इमरजेंसी प्रोविजन देता है, यानी कि आपातकालीन प्रावधानों की बात करता है। आपातकालीन प्रावधान, ये जो इमरजेंसी प्रोविजन है, जब किस मतलब हमारे देश में कभी भी इमरजेंसी लगती है, या उस समय कौन कौन से प्रावधान है और किस तरीके से वो कार्य करते हैं, पूरा चैप्टर है आगे, ठीक है। मैं पूरा अच्छा सा डिटेल में समझाऊंगा कि कब तक कब कब इमरजेंसी लगी है, और इमरजेंसी में क्या क्या आपके राइट्स होते हैं और क्या क्या राइट्स आपसे छीन लिए जाते हैं, ठीक है। फिलहाल अभी आपको भाग समझा रहा हूं। तो आपातकालीन प्रावधान जो है वो 352 से लेकर 360 तक के,
ठीक है, मुख्यतः रूप से आपको इसमें याद रखना है 352, 356 और 360। ठीक है, तीनों के बारे में बता दूं, 352 आपकी नेशनल इमरजेंसी की घोषणा करता है, 356 जब कहीं पर आपका संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है देश के अंदर ही, ठीक है, राज्यों में कोई संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है तब 356 लगती है। ठीक है, और 360 की अगर मैं बात करूं तो ये वित्तीय आपातकाल है, जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है, जैसे श्रीलंका में लगी फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, भाग 20 की बात करें तो भाग 20 ये संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को बताता है। ये संविधान में संशोधन संसद के द्वारा किया जा सकता है, और संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। वो भी किस तरीके से आप कर सकते हैं, वो संविधान संशोधन की एक प्रक्रिया है। फिलहाल आपको आर्टिकल पता होना चाहिए कि 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो आई होप आपको यहां तक सारे भाग समझ आ गए होंगे। ठीक है, अगर नहीं आए तो एक बार वीडियो को फिर दोबारा से पीछे जाकर आप दोबारा से रिवाइंड कर लीजिए। हाल तो आपको ये समझ आ जाएंगे। नोट्स बनाने की बिल्कुल टेंशन मत लो, नोट्स मैं ही दे दूंगा, लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, मैं लास्ट में इसलिए बता रहा हूँ, तुम ये मत सोचना कि मैं जो है अपनी वीडियो को लास्ट तक दिखाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। नोट्स मैं डायरेक्ट भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं जो समझा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप पहले उसको समझ लो। नोट्स मैं फ्री में ही दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, बल्कि अगली क्लास तो मैं आपके लिए हिंदी की लेकर आ रहा हूँ, जिसमें सारे साहित्य, सारे पुरस्कार आपको बताऊंगा, वो भी ट्रिक के साथ। ठीक है, जो आपके कांस्टेबल के एग्जाम में बहुत मदद करेंगे। ठीक है, अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो कंफर्म बात है। अब आते हैं संविधान में अनुसूचियां। अब संविधान में देखो, वो शेड्यूल की हिंदी जो होती है ना, वो अनुसूचियां होती हैं। उस समय याद नहीं आ रही थी ना, अब याद आ गई। अनुसूचियां, संविधान में जो अनुसूचियों की बात करते हैं मूल में, यानी कि जब ये संविधान अंकित हुआ था उस समय 8 शेड्यूल थे, और वर्तमान में अब 12 शेड्यूल है। ठीक है, 12 अनुसूचियां हैं, भाग हैं 20। पहली अगर अनुसूची की बात करें तो पहली अनुसूची, जैसे पहला भाग भारत और उसके राज्य क्षेत्रों की बात करता है, ऐसी पहली अनुसूची भारत और उसके राज्य क्षेत्रों की बात करती है। आर्टिकल 1 से लेकर 4 जो मैं बता चुका हूं। दूसरी अनुसूची बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दूसरी अनुसूची के तहत, ठीक है, भारत के जो वरिष्ठतम पद हैं उनके वेतन और भत्ते निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, निर्धारित किए जाते हैं। वेतन और भत्ते में अगर हम बात करें तो वेतन और भत्ते की बात अगर हम करें तो किस किस का इसमें जिक्र किया गया है वेतन और भत्ते की। तो याद रखना, भारत के राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते, ठीक है, राज्यपाल, केंद्र में राष्ट्रपति को वेतन और भत्ते दिया जा रहा है, तो राज्य में उसी तरीके से राज्यपाल का। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जब लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का यहाँ पर जिक्र है तो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को भी वेतन यहाँ से मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार राज्य में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो वहां के सभापति और उपसभापति, प्लस इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस होंगे, और उसके साथ साथ आपका कैग, ठीक है, ऑडिटर जनरल जो होगा। तो आपको याद करना बड़ा आसान है। आपसे पूछेगा कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो दूसरी अनुसूची के तहत नहीं आता है, यानी कि जिसके वेतन और भत्ते दूसरी अनुसूची के तहत निर्धारित नहीं है। तो आपको बस ये याद रखना है कि जब आप भारत की बात करते हैं तो भारत में अगर सबसे सर्वोच्च कोई पद है या भारत का कोई प्रथम नागरिक अगर कहा जाता है तो वो राष्ट्रपति है। ठीक है, तो राष्ट्रपति का जो भत्ते हैं वो दूसरी अनुसूची के तहत ही निर्धारित है। और सबसे हाईएस्ट अगर सैलरी की बात करूं तो राष्ट्रपति को ही आपकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट सैलरी मिलती है। ठीक है, उसके बाद अगर केंद्र में राष्ट्रपति के पद की बात करें तो इसी प्रकार से राज्य में राज्यपाल हो जाएगा। ठीक है, राज्य में क्या हो जाएगा, राज्यपाल। सेम लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो जाएगा, उसी प्रकार से राज्यसभा का सभापति और उपसभापति हो जाएगा। अब ये दोनों तो केंद्र की बात हो गई। अब राज्य में क्या होती है, राज्य में आपकी होती है विधानसभा और विधान परिषद। ऐसे ही विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। सेम ऐसी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण है जो है कैग। कैग के वेतन और भत्ते की जो बात है वो भी आपकी दूसरी अनुसूची में कही गई है। ठीक है, तीसरी अनुसूची बताती है शपथ और शर्त। जब कोई अपने पद पर आता है तो उससे पहले उसको शपथ दिलाई जाती है, जैसे मुख्यमंत्री की शपथ होती है, प्रधानमंत्री की शपथ होती है, सुप्रीम कोर्ट के जज की, हाई कोर्ट के जज की। तो किस किस की शपथ दिलवाई जाती है। अब देखो, जब दूसरी अनुसूची में कैग को पैसे दिए जा रहे हैं, उनको वेतन दिया जा रहा है, तो तीसरी अनुसूची में शपथ भी उनको दिलाई जाएगी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को भी। ठीक है, सेंट्रल मिनिस्टर की बात करें तो पीएम शपथ इसी के अंतर्गत लेते हैं, और स्टेट मिनिस्टर में सीएम की शपथ भी आपकी तीसरी अनुसूची के अंतर्गत ही आती है।
ठीक है? उसके बाद संघीय विधानमंडल, यानी कि जो संघ का विधानमंडल होगा, जो राज्यसभा और लोकसभा होगी, उनके अभ्यर्थी और सदस्य की शपथ भी इसी में होगी। सेम ऐसे ही राज्य का विधानमंडल, जिसमें आपका विधानसभा होगी और विधान परिषद होगा। इनकी भी स आपकी क्या होगी, जो शपथ होगी वो तीसरी अनुसूची के तहत आएगी। मतलब कितना आसान है, अगर आप समझो ध्यान से, अगर टेक्निकली देखो, तो जैसे वेतन भत्ते आपने याद करे, बस राष्ट्रपति की याद रखना कि राष्ट्रपति की शपथ या शर्तें इसके अंतर्गत नहीं आती। आप देखो राष्ट्रपति यहाँ पर कहीं भी मैंने नाम नहीं दिया, ठीक है? तो ओथ और अफ़र्मेशन की बात करें तो शपथ की बात बस याद रखना कि पीएम की शपथ हो, सीएम की शपथ हो या इनके मंत्रियों की शपथ हो, ठीक है? सीएम के मंत्री आपके स्टेट के हो गए, पीएम के मंत्री आपके केंद्र के हो गए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस और कैग, इन सब की आपकी शपथ दिलवाई जाती है, ठीक है? राष्ट्रपति की इसमें कोई ज़िक्र नहीं है शपथ का, ठीक है? फिर आती है चौथी अनुसूची, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। राज्यसभाओं का बँटवारा चौथी अनुसूची के तहत होता है, ठीक है? जो ये राज्यसभा है, अगर आर्टिकल की बात करूँ तो 80 के 2 में इसके बँटवारे का ज़िक्र है, ठीक है? ये अनुसूची में भी है। तो चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बँटवारे की बात करती है, ठीक है? सीटों में बँटवारा किस तरीके से होता है कि राज्यसभाओं में 233 आपके निर्वाचित राज्य के एमएलए के द्वारा होते हैं और 12 को मनोनीत करता है कौन? प्रेसिडेंट। एक राज्य से प्रतिनिधि की संख्या असमान होती है, यानी कि जो जनसंख्या होगी उसके आधार पर उसका नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को वहां से लिया जाएगा। तो असमान होगी, ऐसा नहीं है कि हर राज्य से एक एक अगर कैंडिडेट है तो हर राज्य से एक एक उठेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। ठीक है? अगर उत्तर प्रदेश से आपके 30 आते हैं राज्यसभा में, तो किसी और प्रदेश से कोई कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं। जनसंख्या के आधार पर इसका आकलन किया जाता है। केवल 2 ही यूनियन टेरिटरी है, जहाँ से राज्यसभा में लोग जाते हैं। याद रखना, 2 ही यूनियन टेरिटरी, एक दिल्ली और एक पौंडीचेरी। ठीक है? दिल्ली और पौंडीचेरी। केवल यही 2 हैं जहाँ से लोग राज्यसभा में चुने जाते हैं। ठीक है? और जहाँ से नहीं जाते हैं, क्योंकि वहाँ एमएलए ही नहीं होता। अब एमएलए का मतलब है कि वहाँ विधानसभा ही नहीं होगी। भई एमएलए कहाँ से बनेगा? एमएलए बनेगा विधानसभा से, और एमएलसी कहाँ से बनता है? विधान परिषद से। ठीक है? तो जम्मू-कश्मीर में विधानसभा नहीं है, लद्दाख में नहीं है, दमन एंड दीव और दादर एंड नागर हवेली में नहीं है, लक्षद्वीप में नहीं है, चंडीगढ़ में नहीं है और अंडमान और निकोबार में भी वहाँ से लोग नहीं जाते। ठीक है? एमएलए नहीं होते। की अनुसूची की बात करें तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर विशेष प्रावधान किए गए हैं बाकी बची हुई अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखो सेंटर में इनकी जो लिस्ट तैयार करते हैं वो राष्ट्रपति, और राज्य में इनकी लिस्ट तैयार करते हैं राज्यपाल। और जिले की बात करें तो जिले में एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है, ठीक है, जो जनजाति और अनुसूचित वाले क्षेत्रों में पंचायत या नगर पालिकाओं की तरह ही कार्य को संभालती है। छठी अनुसूची की बात करूँ तो छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को स्पेशल प्रावधान देने की बात कही गई। सातवीं अनुसूची जो मैं आपको वहां बता रहा था सातवें भाग में, वो सातवीं अनुसूची यहाँ पर आपको समझनी है। देखो सातवीं अनुसूची इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर शक्तियों का पृथक्करण है, यानी कि यहाँ पर शक्तियों को अलग अलग बांटा गया है। अगर हम विधायिका शक्तियों की बात करें, यानी कि कानून बनाने की शक्तियों की बात करें, तो कानून बनाने के 2 शक्तियों 2 मतलब चीज़ों में शक्तियों को बाँटा गया है। एक होता है यूनियन, एक होता है स्टेट, यानी कि संघ की शक्तियाँ कानून पर और राज्य की शक्तियाँ कानून पर। जैसे राज्य भी कानून बना सकता है, लेकिन राज्य हर विषय पे कानून नहीं बना सकता। संघ हर विषय पे कानून नहीं बना सकता। संघ की भी कुछ मर्यादाएँ हैं, कुछ सब्जेक्ट है जिन पर वो कानून बना सकता है। जैसे अगर मैं राज्य की बात करूँ तो राज्य अपने पुलिस के ऊपर कंट्रोल करने के लिए, अधिकार प्राप्त करने के लिए या उनके अधिकारों में वर्गीकरण करने के लिए, उनके अधिकारों का विस्तार करने के लिए कानून बना सकती है, लेकिन संघ उन पर नहीं बना सकता। ठीक है? संघ अपने सब्जेक्ट में बनाएगा, स्टेट अपने सब्जेक्ट में बनाएँगे। तो उसके लिए आपको याद रखना है, हमारी 3 सूचियाँ होती हैं। एक होती है केंद्र सूची, एक होती है राज्य सूची और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसे हम समवर्ती सूची कहते हैं। ठीक है? क्या बोलते हैं? समवर्ती सूची। केंद्र सूची वो सूची होती है जिस पर कानून सिर्फ और सिर्फ संघ बनाता है, केवल संघ बनाएगा। ये जब मूल संविधान में केंद्र सूची थी तो उस समय 97 सब्जेक्ट थे केंद्र के पास जिस पे वो कानून बना सकते थे, और वर्तमान में अब 98 है। ठीक है? राज्य सूची की बात करें, मूल में 66 थे, लेकिन अब वर्तमान में 59 सब्जेक्ट हैं जिस पर राज्य कानून बना सकता है। ठीक है? कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिस पर दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, समवर्ती सूची। ठीक है? मूल में ये 47 थे और वर्तमान में अब ये 52 है। ठीक है? कॉन्करेंट लिस्ट। अच्छा, जो कभी भी कोई नया कानून अगर बना और उसको आप किसी लिस्ट में नहीं डाल पाओगे, तो उसको आप रेज़िडुअल पावर में डाल सकते हो। इन सब्जेक्टों पे भी संघ का ही अधिकार होता है। ठीक है? संघ का ही अधिकार
होता है। जो बाकी तीनों सूचियों में नहीं आते वो रेसिडुअल पावर में आ जाते हैं। जैसे जब जीएसटी बना था तो वो पहले कहीं नहीं डला था, वो पहले रेसिडुअल पावर ही था, केंद्र का ही उस पर शक्तियाँ लगती थी, ठीक है? 8वीं अनुसूची, ये इम्पोर्टेंट है, 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची के तहत संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएँ। जब हमने मूल संविधान मतलब जब हमारा संविधान बना था, तो मूल संविधान में केवल 14 भाषाओं को हमने राजभाषा का दर्जा दिया था। उनको संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का दर्जा दिया। और वर्तमान में आज आप सभी जानते हैं कि 22 भाषाओं को दर्जे प्राप्त 14 भाषा क्या-क्या है वो तो अभी हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल 14 से 22 कैसे हुई? तो 15वीं भाषा बढ़ती है हमारी सिंधी। बहुत इम्पोर्टेंट आपको बता रहा हूँ कि 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत 15वीं भाषा जुड़ती है हमारे संविधान में सिंधी, ठीक है? ऐसे ही 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत 16, 17, 18 3 भाषाएँ एक साथ जुड़ती हैं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी तीनों भाषाएँ जुड़ती हैं कौन से संविधान से? 71वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है? 71वें संविधान संशोधन के तहत, इसको मैं रफ कर देता हूँ, आप समझो। ठीक है? तो आपने समझा कि 21वें संविधान संशोधन से आपकी सिंधी भाषा जुड़ी है और 71वें संविधान संशोधन से आपकी नेपाल, मणिपुरी और कोंकणी जुड़ी है। अगर आप इन दोनों का टोटल कर दो तो आपको मिलेगा 92। 92 संविधान संशोधन के तहत 92वें संविधान संशोधन के तहत 4 भाषाएँ आपके संविधान में जुड़ती हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। याद रखना, आपसे सवाल पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं कि सिंधी भाषा कौन से संविधान के संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जुड़ी है, तो वो 21वां संविधान संशोधन 1967 है जिसमें सिंधी भाषा जुड़ी है। 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत अगर मैं बात करूँ तो 16, 17, 18 3 भाषाएँ जुड़ती हैं नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी और 92वें संविधान संशोधन 2003-4 के तहत पर 4 भाषाएँ जुड़ती हैं आपकी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है? उसके बाद अगली भाषा आती है हमारी, ये अनुसूची आती है। हाँ, रुकिए ज़रा ये अटक गया। ये भाषा हमारी आती है 9वीं अनुसूची। देखिए जब हम 9वीं अनुसूची की बात करते हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट है 9वीं सूची। आपके संविधान में अगर सबसे पहला कोई संशोधन हुआ है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 अगर पहला कोई संशोधन हुआ है तो तारीख याद रख लेना 1951 में हुआ है। पहला संशोधन आपका किस पर था? भू सुधार यानी कि भूमि सुधार पर था, जमींदारी प्रथा का खात्मा। पहला संविधान संशोधन भूमि सुधार के लिए है, जमींदारी का खात्मा है। पहले सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। इसी पहले संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची हमारे संविधान में जुड़ती है, ठीक है? जिसमें भू सुधार के नियमों को बताया जाता है, जमींदारी प्रथा को खात्मा किया जाता है। लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। लेकिन 2006 से सुप्रीम कोर्ट 24 अप्रैल 1975 के बाद के सभी मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है? 10वीं अनुसूची ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि 10वीं अनुसूची है दल बदल के विरुद्ध कानून। ऐसा होता है ना कि मतलब लोगों ने वोट दिया बीजेपी को, आप जीत गए और जीतने के बाद आपने पार्टी जॉइन कर ली दूसरी, तो ये तो उन लोगों के विश्वास के प्रति आपका क्या हो गया मतलब फ़रेब हो गया उन लोगों के विश्वास के प्रति, तो इसके लिए एक दल बदल कानून आया है। ठीक है, दल-बदल कानून यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो कि 52वां संविधान संशोधन 1985 है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। आपसे पूछेगा एंटी डिफेक्शन लॉ कौन से संविधान संशोधन के तहत जुड़ा है, तो याद रखना 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत। 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत आपका एंटी डिफेक्शन लॉ जुड़ा है, दल-बदल के विरुद्ध कानून आया है और इसमें सदन का अधिकारी जो है वो निर्णय लेता है, ठीक है, कि कौन सही है और कौन गलत है और 10वीं अनुसूची में इसको डाला गया है। 11वीं और 12वीं अनुसूची आसान है। 73वें संविधान संशोधन के तहत ग्रामीणों में पंचायत की बात करती है और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के तहत नगर पालिकाओं की बात करती है। नगर पालिकाओं की बात करती है। मैंने आपको बताया था पंचायत 3 स्तर पे बनाई जाती है, एक गाँव की पंचायत, एक ब्लॉक की पंचायत और एक आपकी जिला पंचायत। उसके बाद वो जो 14 भाषाओं की हम बात कर रहे थे, मतलब जब मूल संविधान में 14 भाषाएँ थी, वो भी आप याद रख लीजिए। असमिया उसमें पहले से थी, बांग्ला थी, गुजराती थी, हिंदी थी, संस्कृत थी, कश्मीरी थी, कन्नड़ थी, मलयालम थी, तमिल थी, तेलुगु थी, उर्दू थी, मराठी थी, उड़िया थी और पंजाबी थी। ये सभी भाषाएँ 14 की 14 भाषाएँ हमारे मूल संविधान ठीक है, यूनियन लिस्ट में आपके जो सब्जेक्ट हैं वो कितने हैं? तो 98 सब्जेक्ट हैं। ऐसी स्टेट लिस्ट में अब जो सब्जेक्ट हैं वर्तमान में वो 59 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है? कितने हैं? 59 सब्जेक्ट्स हैं।
लास्ट टॉपिक और कर लेते हैं क्योंकि वीडियो मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ा हो गया है, ठीक है? कोई बात नहीं, 2 पार्ट में इसको पूरा कर लेंगे। सेकंड पार्ट में सोर्सेज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करें तो हमने संविधान में किन-किन चीज़ों को कहाँ-कहाँ से अपनाया है या कहाँ-कहाँ से लिया है। हमने अपने संविधान से अधिकांश हिस्सा तो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया हुआ है। जो आपका एक्ट था 1935 का, इससे ही हमने बहुत सारी चीज़ों को लिया है अपने संविधान में। कहते हैं कि संविधान का सबसे बड़ा स्रोत जो है ना, वो यही एक्ट है 1935, क्योंकि ठीक है, क्योंकि इस एक्ट के तहत जो भारत की एक राजनीतिक और भौगोलिक क्षेत्रों में बदलाव देखने को मिले, वो कहीं न कहीं संविधान में लिए भी गए हैं। ठीक है? लोगों के प्रति जो कानून बनाए गए, ठीक है? जिस तरीके से संचालन किया गया, वो सारी चीज़ों को यहाँ से अंगित करने की कोशिश की गई है। लगभग 250 आर्टिकल्स हमने इससे लिए। मतलब आप सोचो कि 395 आर्टिकल्स मूल संविधान में थे, है ना? जब मूल संविधान बना था, उसमें से 250 आर्टिकल्स तो हमने केवल इसी नियम से लिए। तो समझ जाओ कि सबसे बड़ा स्रोत ये अपने आप ही हो जाता है। अगर हम बात करें कि संघ में शासन की व्यवस्था कैसी होगी? संघ में शासन की व्यवस्था भी हमने भारत के शासन अधिनियम से ही ली है। हमने 2 भागों में संघ की शासन की व्यवस्था बनाई है। केंद्र में केंद्र के हाथ में दी है और राज्य में राज्य सरकार के हाथ में। ठीक है? केंद्र को हमने ज़्यादा शक्तिशाली बनाया है, ठीक है? और ये चीज़ जो है कि केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली होगा, ये बात हमने कनाडा के संविधान से उठाई है। क्योंकि कनाडा में क्या है, यूनियन पावरफुल है, ठीक है? अगर हम राज्यों को शक्ति दे देंगे तो राज्य कभी भी अपने आप को अलग कर पाएँगे। जबकि मैंने बोला था कि भारत से राज्य कभी अलग नहीं हो सकते। हम नए राज्यों को जोड़ सकते हैं पर नया राज्य अपने से अलग नहीं कर सकते। हम राज्य की सीमाओं को चेंज कर सकते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल बना सकते हैं। ठीक है? आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना सकते हैं, लेकिन उनको हटा नहीं सकते, वो भारत के क्षेत्र हैं, भारत के क्षेत्र थे और भारत के ही रहेंगे, ठीक है? और राज्यपाल का कार्यालय, राज्यपाल का कार्यालय क्या होगा? जो राज्यपाल का कार्यालय है, वो भी हमने भारत शासन अधिनियम से ही लिया है, क्योंकि गवर्नर तो उनके थे ही थे भाई, अंग्रेजों के तो चलते ही थे गवर्नर, तो गवर्नर का कार्यकाल भी वहीं से है। लोक सेवा भैया, वो लोक सेवा के सारे एग्ज़ाम भी करवाते थे, है ना? आईसीएस की परीक्षाएँ करवाते थे, तो वो भी हमने उन्हीं से ली है। आपातकालीन उपबंध, आपातकाल में क्या-क्या उपबंध होंगे ये भी हमने उन्हीं से ही लिए। आपातकाल के सिर्फ़ उपबंध लिए, आपातकाल नहीं लिया। ये आपातकाल जो होता है, उस आपातकाल को लगाने के प्रावधान, ठीक है? वो हमने दूसरे देश से लिए लेकिन इसके मतलब क्या-क्या आपातकाल में चीज़ें होंगी, जैसे फंडामेंटल राइट्स आपके इमरजेंसी के वक़्त आपको एंड हो जाते हैं। भई आपको जो मौलिक स्वतंत्रता मिली है, वो मौलिक जो आपके राइट्स हैं, मौलिक राइट्स का हनन कर दिया जा सकता है। सिर्फ़ सरकार ऐसा तब कर सकती है जब इमरजेंसी लागू हो, ठीक है? जिसका एक बार दुरुपयोग इंदिरा गांधी जी के द्वारा हुआ है। तो बैन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी कर सकते हैं और ये हमने जर्मनी के संविधान से लिया है। क्योंकि हमने आपातकालीन जितने भी आर्टिकल्स हैं वो जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, लेकिन उनके उपबंध हमने 1935 के एक्ट से लिए। ठीक है? फिर हम ब्रिटेन की बात करते हैं। अब ब्रिटेन तो था ही, जो भारत में ये सारी चीज़ें उस समय हेड कर रहा था। ठीक है? जब वो शोषण कर रहे थे। तो संसद की शासन प्रणाली, जिसमें देश के 2 प्रधान होंगे। एक होगा हेड ऑफ कंट्री जिसे आप राष्ट्रपति बोलेंगे और एक होगा हेड ऑफ गवर्नमेंट जिसे आप पीएम बोलेंगे। ठीक है? अगर संविधान की बात करें तो राष्ट्रपति ही वास्तविकता में सबसे बड़ा पद कहलाता है जिसके आदेश चलते हैं। पर अगर आप अ रियलिटी में आएँ तो पीएम है जो सबसे सर्वोच्च पद माना जाता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं। ठीक है? जिसे लोगों ने चुना है, उसका जो हेड होगा, जीती हुई सरकार का जो हेड बनेगा, वो ही पीएम के पद की दावेदारी रखेगा। ठीक है? सांसदों के विशेष अधिकार, संसद की प्रक्रिया कैसी होगी? विधि का शासन कहता है कि रूल ऑफ लॉ यानी कि लॉ या कानून सभी के लिए समान है। ये बात आर्टिकल 14 में भी है, कि विधि का शासन रहेगा। यहाँ ऐसा शासन नहीं होगा कि गरीब को कोई भी अमीर आकर दमन करने लगे, है ना? या फिर गरीब जो है कहीं भी अमीरों के घरों में जाके झोपड़ियाँ बना ले, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो चीज़ होगी वो कानून की प्रक्रिया के तहत होगी, ठीक है? विधायी प्रक्रिया होगी, लेजिस्लेटिव प्रोसेस होगा, एकल नागरिकता, मैंने आपसे बोला था कि भारत की नागरिकता एकल नागरिकता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी देश की नागरिकता ले लो और फिर सोचो भारत की भी मिल जाएगी, तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। ये हमने ब्रिटेन से अपनाया है, ठीक है? मंत्रीय प्रणाली, कैबिनेट सिस्टम, ये किस तरीके से एक कैबिनेट सिस्टम होगा जो किसकी मदद करेगा? पीएम की मदद करेगा। ठीक है? आर्टिकल 352 के तहत ये कैबिनेट सिस्टम होता है, ठीक है? उसके बाद बात करें यूएसए की, यूएसए से हमने बहुत सारी चीज़ें अच्छी-अच्छी उठाई हुई हैं, जैसे प्रस्तावना, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यूएसए का संविधान पहला ऐसा संविधान है जिसमें प्रस्तावना का ज़िक्र मिलता है। मौलिक अधिकार जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, वो हमने यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से उठाए हैं। इससे यूएसए का एक बिल ऑफ राइट्स है, उसमें इन अधिकारों का ज़िक्र है, उन्हें हमने अपने संविधान में मौलिक अधिकारों के रूप में जोड़ा है।
ठीक है? न्यायालय की सर्वोच्चता यानी कि सर्वोच्च न्यायालय होगा, मतलब सुप्रीम होगा, जो न्याय कर देगा, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का न्याय होगा वो सर्वोच्च होगा, सर्वोच्च न्यायालय कहलाता है इसलिए वो। न्यायालय की स्वतंत्रता मतलब जुडिशरी हमेशा इंडिपेंडेंट होगी, उसका ना आपका विधायिका से कुछ लेना है, ना कार्यपालिका से कुछ लेना है। न्यायिक समीक्षा यानी कि जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है आराम से, ये भी हमने अमेरिका से उठाया। उपराष्ट्रपति का पद, ये भी हमने अमेरिका से उठाया, जबकि संविधान में इसका कोई ज़िक्र है नहीं, ठीक है? उपराष्ट्रपति के पद को भी हमने इसी से उठाया है, ठीक है? और जो ये उपराष्ट्रपति पद राष्ट्रपति होता है ना उपराष्ट्रपति, याद रखना ये ही सभापति होता है राज्यसभा का, ठीक है? राज्यसभा का जो सभापति होता है या राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, वो कौन होता है? वो देश का उपराष्ट्रपति ही होता है, ठीक है? जज को हटाने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी, मतलब किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, ये वाला प्रावधान भी हमने अमेरिका से लिया। प्रेसिडेंट पर महाभियोग चलाने का प्रावधान भी हमने अमेरिका से लिया है और 3/4 का वोटिंग चाहिए उसमें, अगर किसी प्रेसिडेंट को हटाना है। हालाँकि आज तक कोई भी ऐसा राष्ट्रपति नहीं है जिस पर महाभियोग सिद्ध हुआ हो, ठीक है? और प्रेसिडेंट ही सुप्रीम कमांडर होगा आर्मी का, यानी कि सेना का सबसे बड़ा अधिकारी या सबसे बड़ा कमांडर जो होगा वो प्रेसिडेंट ही होगा, ये वाली बात भी हमने अमेरिका से ही उठाई, ठीक है? उसके बाद अगली बात करते हैं हम आयरलैंड की। अगर हम आयरलैंड की बात करें, तो आयरलैंड से हमने 3 बड़ी मुख्य चीज़ उठाई है। एक तो हमारे टीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर प्रेसिडेंट का जो चुनाव होगा उसका प्रोसेस क्या होगा और राज्यसभाओं में सदस्यों का नॉमिनेशन कैसे करेंगे, ठीक है? राज्यसभाओं में निर्वाचित सदस्यों की संख्या की प्रक्रिया क्या होगी ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया है, लेकिन उनका नॉमिनेट कैसे किया जाएगा ये बात हमने आयरलैंड से उठाई। ठीक है? ऐसी अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ, तो ऑस्ट्रेलिया से हमने कॉन्करेंट लिस्ट जिसे हम समवर्ती सूची बोलते हैं, ठीक है? जो आपके 7वीं अनुसूची में आती है, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। जॉइंट सेशन ऑफ बोथ हाउस मतलब लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ बुलाया जा सकता है, प्रेसिडेंट ऐसा बुलाएँगे और ये आर्टिकल 108 के तहत ऐसा किया जा सकता है, ठीक है? इसको जॉइंट सिटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जॉइंट सिटिंग बोलते हैं, ठीक है? जॉइंट सेशन ऑफ बोथ हाउस होता है। ट्रेड की स्वतंत्रता यानी कि आप व्यापार कर सकते हैं भारत के राज्यों में, भीतर के राज्यों में एक एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करने की जो स्वतंत्रता है, वो भी अधिकार हमने ऑस्ट्रेलिया से उठाया है। और प्रस्तावना की भाषा जो हमने ली है, वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया की ही प्रिएम्बल से ली है। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी से हमने लिया है फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है? फ्रांस से भारत की गणतंत्र व्यवस्था यानी कि रिपब्लिकन सिस्टम और प्रस्तावना के आदेश। देखो भाषा हमने कहाँ से उठाई है? भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से उठाई है, लेकिन प्रस्तावना के आदर्श यानी कि इक्वालिटी, फ्रीडम, ब्रदरहुड यानी कि इक्वालिटी का मतलब समानता हो गया, फ्रीडम का मतलब स्वतंत्रता हो गया और ब्रदरहुड का मतलब बंधुत्वता हो गया। ये तीनों चीज़ें हमने फ्रांस के प्रस्तावना से लिए हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 से ये लिया गया है। ठीक है? पूर्व यूएसआर जो इस समय मतलब पूर्व का सोवियत संघ जो इस समय रशिया है, वहाँ से हमने प्रस्तावना में 3 न्यायों को जोड़ा है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ये हमने यूएसएसआर की क्रांति 1917 से लिए हैं। मौलिक कर्तव्य बहुत इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछेगा मौलिक कर्तव्य किससे लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य पूर्व यूएसएसआर से लिए गए हैं, जो इस समय का वर्तमान में क्या है? रशिया है। अगर हम जापान की बात करें, तो जापान से हमने प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ यानी कि आर्टिकल 21 को लिया है। ठीक है? आर्टिकल 21 को हमने यहाँ पे लिया है कि जो प्रोसेस है वो कानून के तहत एस्टेब्लिश किए जाएँगे। साउथ अफ्रीका से अगर बात करें तो संविधान को संशोधन करना, मैंने आपको बताया था 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है, ठीक है? और संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया ये हमने साउथ अफ्रीका से ली है और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, ठीक है? राज्यसभा में सदस्यों का जो निर्वाचन होगा, वो भी हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। कनाडा की बात करें तो हमने केंद्र को शक्तिशाली बनाया, ये तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था कि केंद्र शक्तिशाली की पावर कनाडा से ली गई है। रेसिडुअल पावर ये वो पावर होती है जब कोई भी नया कानून बनता है, अगर वो स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट में किसी में नहीं आता अंतर्गत तो उसको हम रेसिडुअल पावर में डालते हैं। और राज्यपाल की नियुक्तियाँ, ठीक है? भई राज्यपाल का कार्यकाल 1935 के अधिनियम के तहत है और राज्यपाल की नियुक्तियाँ हमने कनाडा से ली है, ठीक है? कनाडा से नहीं है। ये वाला हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, पार्ट 2 में देखेंगे इसको, ठीक है? फंडामेंटल राइट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यकीन मानना ये जो पार्ट 2 करवाऊँगा ना, आपका मोस्ट सिलेबस तो इसी में ही कवर्ड हो जाएगा, ठीक है? फंडामेंटल राइट्स में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा,
ठीक है? वीडियो थोड़ा-सा लंबा हुआ है और मेरी कोशिश तो यही थी कि मैं एक वीडियो में कंप्लीट कर दूँ पॉलिटी को, पर ज़्यादा वीडियो अगर लंबा हो जाएगा ना तो उतनी ज़्यादा मतलब बोरियत सी फ़ील आपको होने लगेगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको 2 पार्टों में बना दूँगा, ठीक है? सेकंड पार्ट आपको इसका 1-2 दिन में देखने को मिल जाएगा। बात करूँ पीडीएफ की, तो जैसे ही पार्ट 2 में मैं पूरी पॉलिटी कंप्लीट करवा दूँगा, तो मैं अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डाल रहा हूँ, ठीक है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उस टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लेना, जिस दिन दूसरा वीडियो मैं डालूँगा ना कंप्लीट करके, उसी दिन इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा। ठीक है? आप आराम से इसको नोट्स को जो है प्रिंट करवा लेना, बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है? और तैयारी करो बढ़िया से, इससे बाहर पॉलिटी में कुछ नहीं जाएगा, कन्फर्म बात है, ठीक है? एसएससी और यूपी के एग्ज़ाम्स इसमें तो आपका इसी में से ही लग जाएगा, कन्फर्म है, ठीक है? पीसीएस का प्री और यूपीएससी के प्री में भी बहुत सारे सवालों के आप आराम से आंसर दे पाएँ। ठीक है? और वरना आप पढ़ के देखिए उसके बाद जब एग्ज़ाम देने जाएँगे तब आप मेरे को बताना। वीडियो भी यही है, चैनल भी यही है, कमेंट सेक्शन आपके पास है, आप कमेंट करना तब बात करेंगे। ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखें अपना।